हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलवी विथ एसएस पे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मॉडल सेट 1 जो जैक बोर्ड 12th वाले स्टूडेंट की एग्जामिनेशन होने वाली है। 16 अप्रैल को बायो का एग्जाम है आपका। आज मैं उसका मॉडल सेट 1 सॉल्व कराने जा रही हूँ। मुझे मॉडल सेट 1 और सारे मॉडल सेट्स पहले ही सॉल्व करा देने चाहिए थे, पर थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अब जो है आपको सारे मॉडल सेट आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर जो आपका कराया जाएगा वो सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे आंसर दूंगी जो बहुत सिंपल से और अच्छे आंसर होंगे, जो कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। और मैं इसको अच्छे तरीके से समझा भी दूंगी जो कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 5 के 5 मॉडल सेट आपके वेबसाइट पे आया हुआ है, ये पांचों के पांचों वेबसाइट पे रिलीज किए गए मॉडल सेट आपको सारे के सारे कर लेने हैं, क्योंकि इसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। उसका सारा उत्तर मैं आपको करा दूंगी ताकि इससे आपकी मदद हो जाए। ठीक है, और एकदम साधारण सा उत्तर होगा जो कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए मॉडल सेट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर कौन से होंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पैटर्न क्या है, यानी सेकेंड टर्मिनल जो एग्जाम होने वाला है आपका, वो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर के होंगे और कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस के लिए कितने शब्दों में उत्तर देना चाहिए। पहले ये आधार आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा पहले उसका आधार समझा दूं कि आपको कैसे उत्तर करना है, फिर मैं मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। ठीक है, तो ये सामने आपका मॉडल सेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं ओपन करके रखी हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपको पूछा जाएगा 35 नंबर का। ठीक है, टोटल 35 नंबर का सवाल रहेगा। 35 नंबर में किस तरह के सवाल होंगे वो भी देखिए। ये 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 35 नंबर का उसमें क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 1 नंबर का, 1 अंक का ये सवाल है आपका, और इसको एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दे सकते हो। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दे दीजिए या एक शब्द में। ये 1 से 7 नंबर तक, 1 से 7 नंबर तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है 8 से 14 नंबर तक जो लगातार नंबर दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 3 अंक वाले होंगे। ठीक है, वो 3 अंक वाले होंगे। इसको आपको 50 शब्द में लिखना है। ठीक है, कम से कम 50 शब्द होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 50 शब्द आप गिनकर लिखो, आप 50 शब्द 5 लाइन लिखोगे, 50 शब्द हो जाएगा। ठीक है, 5 लाइन में 50 शब्द आसानी से हो जाएगा। तो आप 5 लाइन कम से कम उत्तर लिखिए। और उत्तर मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैं जो उत्तर आपको बताऊंगी वो अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। और वीडियो के दौरान आप वीडियो को स्टॉप करके वो सारा उत्तर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए। एक नंबर वाला पूछा जाएगा, 3 नंबर वाला पूछा जाएगा, और 8 से लेकर 14 तक की तो बात हो गई ये। उसके बाद आपको मिलने वाला है 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत लंबा आंसर करना होता है। इसमें आपको 100 शब्दों में जवाब देना है। ठीक है, 100 शब्दों के लिए आप 10 लाइन लिख दीजिए, 100 शब्द हो जाएंगे, 10 से 11 लाइन, 100 शब्द हो जाएंगे। ये आपका 5 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, 5 अंक इसमें मिलेंगे आपको। तो 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सवाल पूछा जाएगा आपको। 1 से लेकर 7 तक 1 नंबर वाला होगा, 8 से 14 तक 3 नंबर वाला होगा, यानी 3 अंक वाले क्वेश्चन, और 15 से 19 तक 5 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसको मैं शुरू कर दूं कि मॉडल सेट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसका उत्तर क्या होगा। तो पहले आप तो क्वेश्चन एक बार देख लो, मैं फिर एक एक करके उत्तर भी समझाऊंगी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये 3 भाग में बांट दिया गया है, यानी खंड अ, खंड ब और खंड 100। तो ये 3 खंड में, खंड अ में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर वाला, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाला, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 5 नंबर वाला मिलेगा। ठीक है, अ, ब और 100 में। अब देखिए अ में मॉडल सेट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सामने होने वाले हैं।
इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुवांशिक कैंची से आप क्या समझते हो। ये सारा तो मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाई और क्लास में ही समझाई थी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जितने क्लासेस में आपको मैं क्वेश्चन बताई हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल सेट में दिए हुए हैं। चाहे वो कोई भी मॉडल सेट हो, मॉडल सेट 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी मॉडल सेट हो, सारे मॉडल सेट में वही सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जितना मैं आपको क्लास में बताई हूँ कि ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकोगे, और जो मैं अभी समझाऊंगी वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अनुवांशिक कैंची पूछा जा रहा है, ई अपशिष्ट क्या होता है ये पूछा जा रहा है, अपरद खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या उपयोग है, पेनिसिलिन का स्रोत क्या है, ये पेनिसिलिन कहाँ से आता है, और ELIS यानी एलिजा, ELIS से एलिजा को विस्तारित करना है, उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। स्वभोजिता यानी कमेंसलिज्म, इसको परिभाषित करना है, ये क्या होता है। ये सारे बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लास में आपको समझा दी हूँ। ठीक है, तो ये सारे 7 सवाल आपके सेट 1 में, मॉडल सेट 1 के अ में मिलने वाले हैं। तो ये सब उत्तर मैं अभी आपको बताने वाली हूँ एक एक करके। ग्रुप बी में लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैं क्वेश्चन लिख करके रखी हूँ सारे उत्तर के साथ, तो सारा क्वेश्चन पढ़ के टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस मेरे ऑलरेडी आंसर के साथ लिखे हुए हैं, तो आप सिर्फ ये मॉडल सेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मॉडल सेट आपके पास होगा भी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने वेबसाइट नहीं देखा होगा या मॉडल सेट नहीं होगा, मॉडल सेट ऑब्वियसली आपके पास जरूर होगा। तो ये मॉडल सेट आपके पास ज़रूर होगा, है ना, और नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर वीडियो स्टॉप करके आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो ये सब ग्रुप बी के सवाल हैं, और ये ग्रुप सी के सवाल हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले ये सारे 15 से लेकर 19 तक। ठीक है, तो एक एक कर मैं इसको अभी उत्तर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, लेट्स सी। खंड अ में आपका मॉडल सेट 1 का खंड अ में सबसे पहला सवाल है, आनुवांशिक कैंची से आप क्या समझते हो। मैं आपको क्लास में ही समझाई थी कि जब डीएनए का खंड को काटा जाता है, जब हम लोग जैव प्रौद्योगिकी करते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी करने के लिए जब हम लोग जीन का सेगमेंट यानी जीन का सेगमेंट निकालते हैं, जीन का टुकड़ा जब हम लोग डीएनए से निकालते हैं, तो उस अणु को काटने के लिए हमें एक खास तरह की एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, और वही एंजाइम अनुवांशिक कैंची कहलाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन है, बस उसका नाम आपको लिखना है यहाँ पे, बस इतना ही करना है, क्योंकि ये 1 नंबर का सवाल है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपके सामने ये देखिए उत्तर लिखा हुआ है, अनुवांशिक कैंची को प्रतिबंध एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। यह एंजाइम डीएनए को एक खास जगह से काटने का कार्य करता है। बस इतनी ही बात आपको लिखनी है। ठीक है, कि अनुवांशिक कैंची क्या है। ये अनुवांशिक कैंची एक एंजाइम है, कैसा, प्रतिबंध एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को एक खास जगह से काटने का कार्य करता है। बस इतनी ही बात आपको लिखनी है। आप इसको स्टॉप कर लीजिए वीडियो और इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल आपका है कि ई अपशिष्ट क्या है। ई अपशिष्ट कहने का मतलब, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि ईमेल बोलते हो, है ना, तो ईमेल मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम लोग जो मैसेज भेजते हैं वो विद्युत के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मैसेज भेजते हैं वो ईमेल कहलाता है। तो उसी तरीके से ई मतलब ही हो गया इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत। तो विद्युत अपशिष्ट यानी विद्युत वेस्ट, जो विद्युत से चलने वाला मशीन है, जो डिवाइस है, जो उपकरण है, वो उपकरण जो बेकार हो गया हो, उसी को हम लोग ई अपशिष्ट कहेंगे, है ना। जैसे कंप्यूटर है, फोन है, मोबाइल फ़ोन है, वॉशिंग मशीन है, और भी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, यानी कि बिजली पे चलने वाले उपकरण हैं जो बेकार हो गए, तो वो बेकार जो हो गया वो अपशिष्ट, वही ई अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर भी बहुत साधारण सा मैं आपके सामने लिखी हूँ। ई अपशिष्ट मतलब विद्युत अपशिष्ट है, एकदम साधारण, इसमें एकदम दिमाग ही ज़्यादा नहीं लगाना है कि ये कैसे वो कैसे, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, और बहुत सिंपल सा इसमें उत्तर भी है। ठीक है, तो जितना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो ई अपशिष्ट क्या है, ई अपशिष्ट का मतलब होता है विद्युत अपशिष्ट। ठीक है, ये विद्युत अपशिष्ट है। यह अपशिष्ट बेकार विद्युत उपकरण है
जैसे उदाहरण टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज इत्यादि। बस इतनी ही बात लिखनी है, इससे ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल है अप्रद खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हो? मैं आपको क्लास में समझाई थी खाद्य श्रृंखला, ठीक है? खाद्य श्रृंखला यानी भोजन जो शुरुआत होती है, जो जीव भोजन करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो उस पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं, तो वो भोजन से जो एक श्रृंखला तैयार होती है, वो हो गया खाद्य श्रृंखला। यानी कि सबसे पहले तो बनकर तैयार होता है भोजन पादप में, तो पादप में भोजन बनकर तैयार हुआ, पादप को सबसे पहले जो जीव खाया, अब उस जीव को कोई और जीव खा गया, फिर उस जीव को कोई और जीव खा गया। तो ये जो एक खाने की प्रक्रिया चल रही है, उसको ये खा रहा है, उसको वो खा रहा है, एक श्रृंखला बन रही है, इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। पर ऐसी खाद्य श्रृंखला मुख्य तौर पे 2 प्रकार की होती है। एक ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग मतलब जो खुले मैदान में चरने योग्य जो होता है, वो जो चरते हैं गाय बैल घास को खाते हैं, वो हो गया आपका खाद्य श्रृंखला कैसा? ग्रेजिंग यानी जो पेड़ पौधों को खाता है। और अप्रद होता है जो सड़े गले चीज़ों को खा करके जिस श्रृंखला की शुरुआत होती है, उसको हम लोग अप्रद श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है? यानी जो डेड डिकेइंग सड़ी गली चीज़ों से भोजन करता हो और उस भोजन के करने से जो एक निर्माण होता हो, वो अप्रद श्रृंखला होता है, ठीक है? जैसे कि मैं दोनों को अलग-अलग से उदाहरण देकर समझा देती हूँ और क्लास में भी मैं आपको समझाई हूँ, लेकिन एक बार फिर से अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आपको अच्छे तरीके से याद दिला दूँ कि घास को हिरण खाती है, हिरण को शेर खाता है और अब शेर तो इतना बड़ा जंतु है कि उसको अब कोई खाता ही नहीं। तो ये जो एक श्रृंखला बनी, ये श्रृंखला थी ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग मतलब ये चरने वाला था, वो चरवाहक। लेकिन अब क्या है यहाँ पर आपको ये बताना है अप्रद श्रृंखला, यानी यहाँ पे सड़े गले चीज़ को खाता है कोई और उससे जब निर्मित होती है, ठीक है? कोई जैसे कि घास-फूस कुछ सड़ रहा है या कुछ वैसे पत्ते हैं जो सड़ रहे हैं या कोई जीव-जंतु का शरीर है जो सड़ रहा है, उस पे जो सूक्ष्म जीव उसको खाना शुरू किया। अब उस सूक्ष्म जीव को छोटे-मोटे कीट-मकोड़े खाने शुरू किए। अब वो कीट-मकोड़े को पक्षी खा रही है। तो सड़े गले से इस खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हुई, इसका निर्माण हुआ। तो ये हो गया क्या? अप्रद खाद्य श्रृंखला, ठीक है? तो ये मैं आपको समझा दी। अब देखिए आपका लिखा हुआ क्या है। अप्रद खाद्य श्रृंखला एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। मृत कार्बनिक यानी कोई भी जीव जंतु पादप जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कार्बनिक कहलाता है, ठीक है? वो सड़ता गलता है, तो उसी की बात हो रही है। मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होती है एवं शिकारियों द्वारा खा लिया जाता है। वाकई वो सूक्ष्म जीवों से वो विघटित हुआ, डिकम्पोज हुआ और अब उस सूक्ष्म जीव को कोई कीट मकोड़ा खाया और उसके बाद जो शिकारी है वो खाएंगे। शिकारी कहने का मतलब यहाँ पे पक्षी है जो उसको खाएगी। तो उसको मैं उदाहरण पे यहाँ पे लिख भी दी हूँ और ऐसा आपको एग्जाम में लिख के दिखा देना है। जैसे मृत जंतु या पादप है, उसको कोई कीट खा लिया, अब उस कीट को पक्षी खा ली, ठीक है? तो ये हो गया अप्रद खाद्य श्रृंखला। देखिए अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या उपयोग है? अब ये स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है भाई? ये आपको जानना है कि ये क्या होता है, ठीक है? चलिए देख, ये क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है एक प्रकार का, जो मैं आपको क्लास में भी बताई थी। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जीवाणु है जिस जीवाणु से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एक तत्व निकाला जाता है। ये एक तरीके से एक मेडिसिन है, एक दवाई है जिसका कार्य होता है जो स्ट्रेप्टोकाइनेज निकाला गया है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से, उसका उपयोग किया जाता है मायोकार्डियल के लिए। मायोकार्डियल कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे ऐसे मानव हैं जिसके शरीर में रक्त जो है वो जमता चला जाता है, ठीक है? शरीर के भीतर रक्त क्लॉट हो जाता है, जो धमनियाँ होती है, जो शिरा होता है, रक्त के जो नलिकाएँ हैं, तो उस रक्त नलिकाओं में रक्त जो है ना वो क्लॉट हो जाता है, मीन्स उसके थक्के बनते हैं। तो उस थक्के को, उस क्लॉट यानी वो थक्के को ख़त्म करने के लिए, उसको बिल्कुल मेल्ट करने के लिए, पिघला के उसको एकदम रक्त की तरह बनाने के लिए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है,
ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से आ रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। और ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किए गए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का उपयोग कब करते हैं? जब किसी मानव के शरीर में रक्त का थक्का जमना शुरू होता है रक्त धमनियों में और रक्त शिराओं में यानी रक्त नलिकाओं में, तो उसको क्लॉट करने का, उसको खत्म करने का, उसको बस्ट करने का, उसको पिघलाने का कार्य ये करते हैं। ठीक है। तो अब उत्तर कैसे लिखोगे वो देखिए। उत्तर लिखना है आपको स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा निर्मित स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा निर्मित स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग मायोकार्डियल, ठीक है, मायोकार्डियल नामक संक्रमण को ठीक करने में किया जाता है। मायोकार्डियल में अभी बताई, उसमें क्या होता है? रक्त के थक्के जमते हैं। तो मायोकार्डियल नामक संक्रमण को ठीक करने में किया जाता है। इन रोगियों की रक्त वाहिकाओं से थक्कों को हटाने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक है। क्लॉट बस्टर यानी वो जो थक्का जमा है उसको फाड़ने का, उसको खत्म करने का, उसको पिघलाने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्लॉट बस्टर बोलते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या कर रहा है? क्लॉट बस्टर का काम कर रहा है रक्त की धमनियों में जमे हुए रक्त के थक्कों को खत्म करने के लिए। ठीक है। समझ में आई बात? अब आगे देखिए आपका सवाल नंबर 5 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन के स्रोत का नाम बताएं, यानी पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक कहाँ से प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत साधारण है, मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई थी। पेनिसिलिन से ही आपको उसके स्रोत का भी पता लग जाएगा। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का निर्माण हुआ है पेनिसिलियम नामक कवक से। ठीक है। पेनिसिलियम नामक कवक है, एक फंजाई है, उसी से ये निकाला गया है। तो इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है। ओके, हो गए आपके 1 नंबर के जवाब। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 6। अब देखिए अब क्या है इसमें 6 नंबर सवाल में, शब्द ELIS यानी एलिजा को विस्तारित करें। एलिजा को विस्तारित करना, इसका खाली फुल फॉर्म बताना है। इसमें कोई समझाने जैसी चीज है नहीं, क्लास में ऑलरेडी आपको मैं समझा चुकी हूँ। एलिजा का उपयोग कब करते हैं? जब एड्स रोगी को हमें कंफर्म करना होता है कि ये रोगी एड्स है, एड्स वाला रोगी है कि नहीं, इसके एलिजा टेस्ट कराया जाता है। एलिजा टेस्ट इसका होता है एड्स रोगियों का। ठीक है। एक इसका परीक्षण किया जाता है एलिजा का। तो एलिजा परीक्षण से ये पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वो एड्स रोगी है या नहीं है। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे। मैं दोनों ही यहाँ लिख दी हूँ। वैसे ज़्यादातर इंग्लिश में अगर लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो। और हिंदी में भी लिखोगे तो उसको देवनागरी सिर्फ कर देंगे और क्या। ठीक है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। ई से हो गया एंजाइम, एल से हो गया लिंक्ड, आई से इम्यूनो, एस से सॉर्बेंट, ए से एसे। इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में याद रखना है कि ई से क्या हो गया। एलिजा तो पूरा है, लेकिन ई से क्या लिखेंगे? ई से एंजाइम, एल से क्या लिखेंगे? लिंक्ड, आई से क्या लिखेंगे? इम्यूनो, एस से क्या लिखेंगे? सॉर्बेंट, और ए से क्या लिखेंगे? एसे। ठीक है। ये देवनागरी में भी लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है। रोमन में भी। तो रोमन में आपको आज आसान लगे तो रोमन में लिख लीजिए, आपको देवनागरी में आसान लगे तो आप देवनागरी में लिख लीजिए। ठीक है। तो एलिजा का फुल फॉर्म हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। चलिए अब आगे देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है सहभोजिता को परिभाषित करें। सहभोजिता को परिभाषित करें यानी ये कमेंसलिज्म में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैं जीव एवं समष्टियों में समझाई थी कि बहुत सारे जीव हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जो कुछ परजीवी है जो किसी जीव से अपना फायदा तो लेता है, लेकिन उसके होस्ट को यानी उसका जो जिससे वो फायदा ले रहा है उसको नुकसान दे रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे जीव है जो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, जिसमें किसी दोनों को नुकसान होता है, दोनों को फायदा होता है, एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, ये तरह की चीज है। उसी से एक चीज आपको पूछा जा रहा है कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता। सहभोजिता में क्या हो रहा है? सहभोजिता में क्या होता है ना कि इसमें जो प्रीडेटर है यानी कि जो उसका खाने वाला जीव है,
उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जिसको वो खा रहा है या उससे जो फ़ायदा वो ले रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है? एक जीव को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना नुकसान हो रहा है, ना फ़ायदा हो रहा है उसको, ठीक है? उसको हम बोलते हैं सहभोजिता। तो देखिए क्या है, इंग्लिश में कमेंसलिज़्म कहा जाता है। सहभोजिता 2 जीवों के बीच का संबंध 2 जीवों के बीच का संबंध जिसमें एक जाति को दूसरी से लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को पहली से ना तो लाभ होता है और ना ही कोई हानि होता है, ठीक है? बस इतना ही आपको लिखना है 1 नंबर के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना, ठीक है? तो मैं आपको समझा भी दी और कैसे लिखना है वो उत्तर भी आपके सामने है। फटाफट इसको वीडियो पॉज़ करोगे और जो है कॉपी में उसको नोट करोगे, ठीक है? और मैं समझाते चली जा रही हूँ, समझ-समझ के इसको आप याद कर लीजिए, ओके? आपको अगर एक बार में याद नहीं होता है, तो वीडियो 2 बार, 3 बार आप उसको प्ले करके देखिए कि मैं क्या बोली, उसको दिमाग में धीरे-धीरे एडजस्ट करिए, उसके बाद फिर उसको याद करिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब खंड अ जो था वो आपका खत्म हो गया। खंड अ में 7 सवाल थे, तो 7 सवाल के मैं जवाब आपको करवा दी, समझा दी। अब खंड ब की तरफ बढ़िए। खंड ब में पहला सवाल आपका क्या है वो देखिए। खंड ब में पहला सवाल और लगातार आ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, 8वां में पूछा जा रहा है। ये खंड ब में 3 नंबर का सवाल है, ठीक है? 3 नंबर का। इसमें क्या करना है वो देखिए। एक क्लोनिंग संवाहक में किन गुणों की आवश्यकता होती है? क्लोनिंग संवाहक यानी कि जो क्लोनिंग वेक्टर है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या खास गुण होने चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो क्या खास गुण होने चाहिए, मैं आपको क्लास में भी बताई थी। चलिए मैं एक यहाँ पर जो क्लास में डायग्राम दिखाई थी, वो डायग्राम यहाँ बना करके और मैं उसको समझा देती हूँ, ठीक है? इस डायग्राम में क्या था, वो चीज़ यहाँ पर मैं बना देती हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा होगी, ठीक है? चलिए। ये देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना दी और जो क्लास में भी मैं बनवाई हूँ। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो ये प्लाज़्मिड का डायग्राम है। प्लाज़्मिड एक क्या है? प्लाज़्मिड है एक जीवाणु का डीएनए जो सर्कुलर डीएनए होता है, गोलाकृति का डीएनए होता है। तो ये गोलाकृति का डीएनए है जो जिसके अंदर आपको ढेर सारे एक ख़ास जगह होते हैं जिस जगह से उसकी महत्व होती है, जिस जगह से कब कॉपी करेगा यानी गुणन कब करना है उसको, कहाँ से गुणन करेगा, वहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर होता है कि एक मार्किंग होता है, एक मार्क किया हुआ कि कहाँ से वो कॉपी करेगा, कहाँ से ये वहाँ से डबल होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की रहती है, ठीक है? तो इस डायग्राम में ये जो है, ये बाहर वाला जो ब्लू देख रहे हो ये वाला कलर, ये जो दिख रहा है ये हो गया स्ट्रैंड यानी कड़ी। तो ये बाहरी कड़ी है और ये भीतरी कड़ी है। बाहरी कड़ी और भीतरी कड़ी के बीच में ये जो लंबी-लंबी सी लाइन देख रहे हो वो उसका बेस पेयर यानी कि वो बेस क्षार है, क्षारीय कण है वो। तो अब इसमें क्या है ना कि ये प्लाज़्मिड, यही आपका सवाल है कि एक क्लोनिंग संवाहक में किन गुणों की आवश्यकता होगी? अगर क्लोनिंग संवाहक है, क्लोनिंग वेक्टर है तो उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिए वही आपको यहाँ समझाना है। तो गुण इसमें असल में होने चाहिए क्या कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है? आपको भी यहाँ इंग्लिश में ही एग्ज़ाम में लिखना है, आपको इसका हिंदी वैसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सामने इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश में ही आपको करना है, ठीक है? तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप यहाँ डायग्राम में देखिए ORI, इसी को बोलते हैं ORI, शॉर्ट में लिखा जाता है। ORI मतलब हो गया ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि द्विगुणन प्रक्रिया जिस जगह से शुरू होगी, जिस जगह से उसकी शुरुआत होगी वो ऑरिजिन साइट कहलाता है, ठीक है? तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया जो कि यहाँ पर मैं लिख कर रखी हूँ। वही अब नेक्स्ट 2 नंबर में है कि एक सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एक मार्क है, एक वहाँ पर इंगित कर रहा है, उसको एक इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से ये कॉपी करेगा, किसने गुण के बाद, कितने जीन के बाद वो उसको द्विगुणन करना है, ये सब इसका कार्य करता है सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है? तो सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यहाँ 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक AMPR और एक TET-R यानी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, ठीक है? तो यहाँ पर MP रेसिस्टेंट और TET रेसिस्टेंट यानी MP मतलब हो गया एम्पिसिलिन,
ठीक है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, और टेट मतलब हो गया टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। तो ये 2 सेलेक्टेबल मार्कर है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, और एक क्लोनिंग साइट भी इस पर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ हैं जो कि क्लोनिंग संवाहक में यानी क्लोनिंग वेक्टर में होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ बहुत आवश्यक है, एक ओरिजिन साइट, एक उसमें सेलेक्टेबल मार्कर टेट रेसिस्टेंट और एम्पी रेसिस्टेंट, और इसमें एक खास क्लोनिंग साइट होगी जहाँ पे एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से उसको काटा जाएगा। तो उस तरह के जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो HIND3, HIND2, BAM-H1, EQRI ये सब होता है, वो सब विभिन्न प्रकार के, जैसे कि कोई भी आप बोल देते हो कि पाचन करने वाली एंजाइम, तो पाचन करने वाली एंजाइम सिर्फ एक ही एंजाइम थोड़ी है। आप बोलते हो प्रोटीन अब एक ही थोड़ी है, बहुत तरह के हैं। उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो है, लेकिन वो बहुत प्रकार का है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये सारे जो मैं उदाहरण यहाँ लिखी हूँ, HIND3, HIND2, BAM-H1, EQRI, ये सब जो है वो सब है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, यानी प्रतिबंधित एंजाइम है ये सारे। तो ये भी इस पर होना बहुत ज़रूरी है क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर, एम्पी रेसिस्टेंट, टेट रेसिस्टेंट यानी सेलेक्टेबल मार्कर, और ORI ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये 3 चीज़ का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आपका इसका सवाल का जवाब हो गया। अब इसके आगे का देखिए क्या लिखना है। इसके आगे का सवाल जो है उसमें क्या लिखना है, लिखा हुआ है कि बीटी कपास के बारे में संक्षेप में बताएं। तो बीटी कपास तो मैं आपको कितनी बार क्लास में बताई हूँ और कितनी बार मैं समझाई हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए आपके मॉडल सेट में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बीटी कपास के बारे में संक्षेप में बताना है। तो बीटी कपास आपको क्या बताई थी मैं क्लास में, चलिए थोड़ा मैं पहले वो आपको याद दिला दूँ, उसके बाद देखते हैं कि आपका उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है। बीटी कपास के बारे में मैं आपको क्लास में समझाई थी कि बीटी जो है वो बैसिलस थ्रूएंजाइसिस को इंडिकेट कर रहा है। BNT कहने का मतलब बैसिलस थ्रूएंजाइसिस। बैसिलस थ्रूएंजाइसिस मतलब एक ये जीवाणु है, बैसिलस थ्रूएंजाइसिस नामक। इस जीवाणु को लेकर के इसके डीएनए से क्या किया गया था, इसके डीएनए से इस एक खास प्रकार का जीन निकाला गया था, जो जीन एक निष्क्रिय जहरीला पदार्थ निर्मित कर रहा था कपास में। मतलब वो जो जीन है उस जीन को जीवाणु से निकाल रहे थे, जो एक निष्क्रिय जहरीला पदार्थ बना रहा था, और उसको जब हम लोग कपास के जीन में, कपास के डीएनए में उसमें डालते हैं, तो वो जहरीला पदार्थ जो निष्क्रिय है वो कपास में भी बनता है, जिससे कि कपास को कोई नुकसान नहीं है। यानी कि कपास के पादप में ये बन रहा है तो कपास को नुकसान हो रहा है, वैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर और मकसद क्या है कि जो बीटी कॉटन हुआ, यानी बीटी यानी बैसिलस थ्रूएंजाइसिस जीवाणु, उस जीवाणु से डीएनए का एक खास जीन निकाल करके कपास के यानी कॉटन के डीएनए में जोड़ा जाता है, और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए तैयार करके और कपास का पौधा तैयार किया जाता है। तो कपास का पौधा तैयार इसलिए किया जाता है ऐसा करके कि कपास में जो कीट मकोड़े, जो उसमें जीव उसके पादप को खत्म कर देते हैं, उसके पादप को जड़ को खा जाते हैं, उससे रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जब उसके बैसिलस थ्रूएंजाइसिस जीवाणु के जीन को जब कपास के पादप में के डीएनए से जोड़ दिया जाता है, तो ये निष्क्रिय अवस्था वाली जहरीली पदार्थ जो है उस कपास के पादप में भी बनना शुरू हो जाता है। तो जब ये निष्क्रिय जहरीला पदार्थ कपास में बनता है ना, उसके बाद जब कोई कीट मकोड़ा, कोई भी जीव उसको उस पादप के किसी भी भाग को खाने आता है, तो उसके पाचन तंत्र में ये पादप के कण पहुंचने से वो जो निष्क्रिय जहरीला पदार्थ होता है वो सक्रिय हो जाता है, जिस सक्रिय होने की वजह से उस कीट की मौत हो जाती है, और इस तरह से कपास का पौधा सुरक्षित रहता है। तो कपास का फसल बर्बाद ना हो, खराब ना हो, तो वो अच्छे तरीके से विकसित हो सके, इसलिए इस कपास के पौधे को बैसिलस थ्रूएंजाइसिस जीवाणु के मदद से उसको परिवर्तित करके और तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसी कपास को बीटी कपास कहते हैं। ओके, चलिए अब इस बात को समझ गए। अब देखिए आपको उत्तर कैसे लिखना है। उत्तर लिखना है बीटी कपास एक
अनुवांशिक, यहाँ पे आवांशिक लिखा है, अनु यहाँ पर छूट गया है, एक अनुवांशिक संशोधित फसल है। ठीक है, यहाँ पे जरूर करेक्शन कर लोगे। यहाँ पर मैं थोड़ा लिख भी देती हूँ, आपको अगर समझ नहीं आ रहा या नहीं जोड़ पा रहे हो तो यहाँ पर आपको आनुवांशिक नु यहाँ पे जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जोड़िए। तो बीटी कपास क्या हो गया? बीटी कपास एक अनुवांशिक संशोधित फसल है जिसे बैसिलस थ्रैंजाइएंसिस नामक जीवाणु के जीन से संशोधित किया गया है। बीटी कपास में निष्क्रिय जहरीला पदार्थ बनता है जो कीट के पाचन तंत्र में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है एवं कीट की मौत हो जाती है और फसल कीट के हमले से बच जाता है और फसल सुरक्षित रहता है। ठीक है, बस यही हो गया बीटी कपास। जो 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर के लिए इतना काफी है आपका। चलिए अब आगे देखिए कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, शीत निष्क्रियता एवं डायपॉज किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा, देखिए अगला सवाल क्या है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही साधारण भी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शीत निष्क्रियता एवं डायपॉज किस प्रकार भिन्न है। डायपॉज किसे कहते हैं, शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं, और ये दोनों आपस में भिन्न कैसे है वो समझना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही साधारण सा है और मैं बहुत साधारण तरीके से इसको समझाई भी हूँ आपको, और बहुत साधारण तरीके से मैं यहाँ पर लिखी भी हूँ। तो देखिए बहुत आसान सा है ये। असल में ये दोनों चीज़ जो है ना, ये जीव को इस वातावरण में टिके रहने के लिए वो थोड़ी सी अपनी उसकी परिवर्तन है। ठीक है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारे जीव हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं जी सकते हैं, तो वो अपने आप को छिपा लेते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो ठंड, उसको ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो वो अपने आप को छिपा लेते हैं। कहने ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, कहने का अर्थ ये हो गया कि बहुत सारे जीव हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने से या बहुत ज़्यादा तापमान घटने से वो अपने शारीरिक तापमान को बदल नहीं सकते उस हिसाब से, इसलिए वो जो है वो अपने आप को छिपा लेते हैं। ठीक है, तो इस वातावरण के हिसाब से अपने आप को इस वातावरण में फिट करने के लिए उसके जो भी जीव का परिवर्तन होता है उसी में से ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो शीत निष्क्रियता यानी ये कहलाता है हाइबरनेशन, और डायपोज तो डायपोज है ही। ठीक है, तो शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन वो होता है जो कि ये शीतकालीन में ही होता है, शीतकालीन यानी ठंडे सीजन में ही होता है। वैसा जीव जो ठंड में बहुत ज़्यादा तापमान गिरने से वो अपने शारीरिक तापमान को उस तापमान के हिसाब से नहीं बदल सकता, तो वो अपने आप को ठंड में अपने आप को एक अंडरग्राउंड कर लेता है, छिपा लेता है, तो वो हो गया शीत निष्क्रियता। ठीक है, ठंड में अपने आप को छिपाना। डायपॉज क्या हो गया कि ये ज़्यादातर आपको कीट मकोड़ों में दिखाई देगा। ठीक है, डायपॉज की स्थिति ये पूरे वर्ष कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ठंड में ही होगा या गर्मी में ही होगा या कोई बारिश में ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डायपॉज ये कीट मकोड़ों में ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये किसी पूरे वर्ष में कभी भी हो सकता है। अब इसी को मैं यहाँ उदाहरण दे करके और उसमें दोनों में अंतर दे करके मैं आपको यहाँ बताई हूँ। तो देखिए क्या है अंतर, और बहुत साधारण अंतर है। सब चीज़ आप वीडियो पॉज करके उत्तर जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है शीत निष्क्रियता में पहला, यह किसी जीव के उपापचयी क्रियाओं में कमी है, यानी किसी जीव के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उपापचयी क्रियाएं चल रही है, वो निष्क्रिय हो जाता है, वो रुकता है, धीमा हो जाता है, तो वही उसमें कमी होने की प्रक्रिया है ये। डायपोज में यहाँ क्या हो रहा है, यह किसी जीव की सुप्त अवस्था है। सुप्त अवस्था मतलब डोरमेंसी स्टेट। डोरमेंसी मतलब कि ये कोई बीज वगैरह होता है ना कि जब बीज एकदम सूख जाता है तो वो एक डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाता है, सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही उसको फिर आप पोषण दोगे और जैसे ही आप उसको पानी दोगे तो वापस से उसके भीतर जो छोटे पादप होते हैं, वो पादप जो है वहाँ पर धीरे धीरे पोषण पा करके वो विकसित होना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसके अंदर जो पादप होता है एकदम सुप्त अवस्था में रहता है, मतलब एक तरीके से एकदम बिल्कुल शांत तरीके से वहाँ पर सूखे अवस्था में पड़ा रहता है। ये नहीं कि उसकी मौत हो गई, वो एक सुप्त अवस्था में रहता है। उसी तरीके से बहुत सारे कीट भी हैं जो सुप्त अवस्था में रहते हैं, जैसे कुकुन वगैरह। ठीक है, कुकुन कहने का अर्थ ये हुआ कि तितलियां जैसे अपने शरीर को अपने लार से पूरा बांध करके एक डब्बे के अंदर भर के अपने आप को रखती हैं। फिर जब उसको वातावरण के हिसाब से जब उसको लगता है कि बाहर आना चाहिए, तब वो कुकुन जो होता है वो फट करके वो तितली उससे बाहर आ जाती है।
तो डायपॉज अवस्था वही होता है कि कुछ समय के लिए वो सुप्त अवस्था में कीट चले जाते हैं। तो ये हो गया। ये यहाँ पर शीत निष्क्रियता में क्या हुआ कि ये उपापचयी क्रिया की क्रियाओं में थोड़ी कमी होती है, और डायपॉज में क्या हो गया कि ये एक सुप्त अवस्था है। दूसरा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है यह मुख्य तौर पर शीतकालीन यानी शरद ऋतु में होता है, ठंड में होता है, अभी मैं आपको बताई भी। लेकिन यहाँ पर क्या है डायपॉज में, यही पूरे वर्ष में कभी भी हो सकता है। यहाँ डायपॉज में क्या हो रहा है कि यह पूरे वर्ष में कभी भी हो सकता है। यहाँ पर यही है, इसको यह करिए, इसको मैं थोड़ा हटा दे रही हूँ। चलिए इसको हटाइए, ठीक है। यह यहाँ यह लिखना है, ओके। यह पूरे वर्ष में कभी भी हो सकता है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा, तीसरा देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि शीत निष्क्रियता में यह साधारणतः उच्च वर्गीय जंतुओं में एवं कुछ अरीढ़धारी जंतुओं में जैसे कीट समूह में होता है। अब बोलोगे कीट समूह तो मैं डायपॉज के लिए बोली, तो इसमें कैसे? असल में जो शीत निष्क्रियता होती है ना, ये उच्च वर्गीय जीव में ही ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब लगभग 90% शीत निष्क्रियता उच्च वर्गीय जंतुओं में ही देखा जाता है, उच्च वर्गीय जीव में ही देखा जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ छोटे जीवों में भी मिलता है, जैसे कुछ कीट में भी देखा जा सकता है, कुछ अरीढ़धारी जंतुओं में देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य तौर पे यह उच्च वर्गीय जीव में ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर डायपॉज की बात करोगे तो यह साधारणतः कीटों में देखा जाता है। यह आपको सिर्फ कीट मकोड़े में ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये 3 पॉइंट हो गए। अब ये 3 नंबर का सवाल है, तो 3 पॉइंट तो हो गया, लेकिन 3 पॉइंट में 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट भी चलेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट लिखोगे तो थोड़ा बड़ा पॉइंट लिखिए, छोटे पॉइंट को छोड़ करके। तो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट काफ़ी है, बड़ी बड़ी पॉइंट थोड़ा लिख दोगे। मैं यहाँ 4 आपको दे रही हूँ। अब देखिए 4वां पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। स्तनधारियों जैसे चमगादड़, कुत्तों एवं गिलहरियों में यह देखा जाता है, ठीक है। उच्च वर्गीय जीव कौन कौन से हो गए, कुछ उदाहरण यहाँ दे दिया गया। और चौथे नंबर में यहाँ लिखा है मोनार्क तितलियां, जो अभी मैं तितली का उदाहरण भी दी। तितली अपने आप को कैसे एक कुकुन के अंदर छिपा लेती है, तो उसी में मोनार्क तितली होती है जो सर्दियों या किसी अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में डायपोज का प्रदर्शन करती है। यानी तितली जो है अपने आप को एक कुकुन में बंद करके अपने आप को छिपा लेती है, फिर जब उसको जरूरत होती है तब वो कुकुन फटता है, फिर वो तितली उससे बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये डायपोज हो गया और ये शीत निष्क्रियता हो गया। इधर आपका शीत निष्क्रियता और डायपोज में क्या अंतर है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा भी दी, और आपको उत्तर कैसे करना है वो भी बता दी, ठीक है। इसको ज़रूर कॉपी में लिखिए, और नहीं समझ में आता हो तो मेरे लेक्चर को 1 से 2 बार सुनिए, आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखा जाए कि अगला सवाल क्या है इसमें। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। 11 में पूछा जा रहा है उत्प्रेरक परिवर्तक वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को कम करने में कैसे सहायक है, ठीक है। उत्प्रेरक परिवर्तक कहने का मतलब होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि मैं आपको क्लास में भी समझाई थी। असल में ये सवाल प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण में वो भी वायु प्रदूषण से असल में होता क्या है, जो फैक्ट्री हैं या चिमनी है या फिर गाड़ियां हैं, उसमें क्या हो रहा है ना कि उससे जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं हमारे वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। तो इस धुआं को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, जिससे कि हमारा वो जो हानिकारक धुआं है, हानिकारक गैस है, वो हमारे हवा में मिक्स ना हो, हवा में ना घुल जाए। तो उसको रोकने के लिए एक बहुत अच्छा ये तरीका है कैटालिटिक कन्वर्टर का, ठीक है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर एक जो मशीन है, और बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा जटिल मशीन नहीं है, ये बहुत साधारण सी मशीन है, जिसके अंदर आपको वायर गॉज यानी तार का पूरा जाला लगा हुआ दिखाई देगा, उसमें मिलेगा, जो कि क्या करता है ना, जो हानिकारक गैस होते हैं उस गैस को अंदर वो एक तरल पदार्थ में परिवर्तित करके और एक सुरक्षित गैस में परिवर्तित करके वो बाहर वायु में छोड़ता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिखाई देता है, इसका मैं स्ट्रक्चर भी यहाँ बनाई हूँ, उसका चित्र भी यहाँ बना हुआ है, वो चित्र के माध्यम से भी मैं दिखा दूंगी कि कैटालिटिक कन्वर्टर असल में होता कैसा है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो मशीन है, इसको लगाया जाता है बाइक में, गाड़ियों में, फैक्ट्री में भी लगाते हैं। इससे जो हानिकारक गैस निकलते हैं उसको वो अवशोषित करके वो सुरक्षित गैस में उसको मुक्त कर देता है हमारे वायु में, ठीक
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत अच्छा यंत्र है हमारे वायु को प्रदूषित होने से रोकने के लिए। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो उत्प्रेरक परिवर्तक है यानी कैटालिटिक कन्वर्टर है, वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैसों को कम करने में कैसे सहायक है। यही तो कैसे सहायक है मैं बता दी, ठीक है। और उसी को देखिए लिखना कैसे है। असल में इसको लिखना कैसे है वो पढ़ लीजिए, और डायग्राम भी बना हुआ है, उसको देख लोगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। एक उत्प्रेरक परिवर्तक कैटालिटिक कन्वर्टर एक सरल उपकरण है, बिल्कुल साधारण, अभी मैं बताइए एकदम सरल उपकरण है, ये बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। सरल उपकरण है जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए बुनियादी रिडॉक्स अभिक्रिया कर प्रदूषकों को कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित करता है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन जानते हो, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स उसी को बोलते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया चलती है, और इस रिडॉक्स अभिक्रिया के कारण जो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस होते हैं उस गैस को वो परिवर्तित करके कम हानिकारक और लगभग ना के बराबर हानिकारक गैसों में परिवर्तित करके वो वायु में मुक्त करता है, ठीक है। यह एक धातु से बना है जिसमें एक सिरेमिक छतें जैसा इंटीरियर है। सिरेमिक छत कहने का मतलब जैसे हम लोग छत बनाते हैं ना, जाला जाला वाला नेट वाला, उसको बोलते हैं सिरेमिक छत। इंटीरियर उसका उसी तरीके से, इंटीरियर मतलब उसके भीतर में उसी तरीके से जाला लगा होता है जिसमें इंसुलेटिंग परतें हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग परत यानी परत जो लगा रहता है वो उसको एब्जॉर्ब करके वहाँ पर हानिकारक गैस को रोकता है और उसको परिवर्तित करता है कम हानिकारक गैसों में, और उसको फिर वायु में निकालता है, ठीक है। कम हानिकारक क्या, उस लगभग बिल्कुल ही हानिकारक ना के बराबर, ठीक है। तो देखिए कुछ मैं यहाँ स्ट्रक्चर भी बना दी है उसका, जो कि आपको आसान होगा समझने में। कुछ इस तरीके से गाड़ियों में लगी रहती है। आपने बाइक में भी देखा होगा कि बाइक में जहाँ साइलेंसर होता है उस जगह ये लगा हुआ आपको दिखाई देता है। साइलेंसर असल में ये साइलेंसर ही है, तो उसके अंदर ये चीज़ें लगी होती है जिससे गैस निकलता है। तो ये जो है ना, आप देखो HC यानी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स ये हमारे वायु के लिए बहुत हानिकारक गैस है। कार्बन मोनोक्साइड CO, कार्बन मोनोक्साइड, और NO नाइट्रस ऑक्साइड का कोई भी उसका रूप, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हानिकारक नहीं है पर ये सारे चीज़ उसमें जाते हैं। तो ये सब जो है ये गैस ये हानिकारक है। जब इसके अंदर वो जाता है तो ये जो है ये कैटालिस्ट, यही कैटालिस्ट ये जाला है जो कि उसको पूरी तरीके से अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, यहाँ एग्जॉस्ट मतलब उसमें से जो हीट एक निकलता है, एक गर्म जो होता है वो गर्म चीज़ों को वो बाहर की तरफ निकालता है। इसलिए देखते हो कितना ज़्यादा गर्म रहता है वो साइलेंसर जब गाड़ी चल के आती है तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर वो जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट करता है उसको गंदे गैसों को और उस गर्म चीज़ों को, गर्मी जो अंदर उत्पन्न होती है उसको। और जब यही सारा गैस जो यहाँ से इसके अंदर प्रवेश करता है वो यहाँ परिवर्तित होकर कम हानिकारक गैसों में बाहर निकल जाता है, वो H2 के रूप में, यानी वाटर के, जब मैं बोली कि लिक्विड में परिवर्तित कर देता है तो ये जल। अब ये जल यहाँ पर जल नहीं है, ये स्टीम वेपर है, ठीक है। ये वाष्प के रूप में है, गैस है ये वाष्प के रूप में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, हानिकारक तो है क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के अपेक्षा ये कम हानिकारक है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हार्मलेस गैस है, बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, तो ये गैसें यहाँ बाहर निकलती है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। ये जो उत्प्रेरक है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है, उत्प्रेरक परिवर्तक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चीज़ें। तो इसका जवाब हो गया, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। नहीं समझे फिर से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, और जो आंसर मैं यहाँ लिख कर दी हूँ वही आंसर आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है। ये तो बहुत आसान सवाल है, हाल फिलहाल में आप क्लास में पढ़े हुए हो, और जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़े हो उसको अभी ही समझ आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लास में पढ़ाई नहीं करी तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अभी भी समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आपको अभी भी समझ आ जाएगा। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण किस प्रकार से द्वितीयक अनुक्रमण से भिन्न होता है, ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो पहले पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है आप समझ लीजिए, फिर उत्तर कैसे लिखेंगे वो बता दूंगी। असल में पारिस्थितिक अनुक्रमण कहने का मतलब हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन,
ठीक है? यानी कि इस पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जीव नहीं है, किसी तरह के पेड़-पौधे, जीव-जंतु नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ खास वातावरण में परिवर्तन होने के बाद उस जगह पे जीव का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जीव का निर्माण होता धीरे-धीरे उससे बड़ा जीव, उससे और विकसित जीव, उससे और विकसित जीव बनते वो जो जगह होती है, उस जगह पर जीव नहीं था, अब वहाँ जीव हर तरीके से बनकर तैयार हो गया, एक जंगल के रूप में वो परिवर्तित हो गया। तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। छोटा-सा जीव का निर्माण हुआ, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया। इस तरीके से जीव बढ़ते एक सक्सेशन, एक अनुक्रमण के तौर पे बढ़ कर के विकसित होके एक पूरा जंगल का ही निर्माण हो गया। जहाँ कोई एक जीव भी नहीं था, वहाँ जंगल बन गया। तो ये कैसे हो गया और कहाँ से ये संभव है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। असल में क्या है ना कि जब कोई पत्थर होता है, जिस पत्थर पे कोई जीव नहीं रहता, किसी तरीके का पेड़-पौधा या पादप जो होता है, उसपे नहीं होता, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम अगर उस पत्थर को वैसा ही छोड़ दिया जाए, तो कुछ टाइम के बाद देखोगे कि पत्थर पे छोटे-छोटे घास उगने शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे घास के बाद थोड़े और उससे बड़े पौधे, फिर उससे और बड़े पौधे ऐसे बन करके पत्थरों पे एकदम बड़ा-बड़ा पौधा बन जाता है। तो ये कैसे बन जाता है? असल में वो जो बड़ा-सा पत्थर होता है, उस पत्थर में वातावरण परिवर्तन के कारण इस वातावरण में परिवर्तन होता है कि कभी तापमान बढ़ती है, कभी तापमान घटती है। तो उस तापमान बढ़ने-घटने से तेज़ वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, इन सब के परिवर्तन के कारण उस पत्थर के ऊपरी सतह पे क्रैक्स आते हैं, यानी दरार पड़ती है। और उस दरार में जब बारिश का पानी वहाँ पर स्टोर होता है, संरक्षित होता है, तब वहाँ पे एक छोटे-मोटे जीव का निर्माण होना शुरू हो जाता है। कवक जो फंजाई है, कवक है, उसका निर्माण होना वहाँ शुरू हो जाता है। फिर उससे धीरे-धीरे विकसित होकर के उससे और विकसित पादप बनकर तैयार होते हैं। जैसे कवक के बाद वो दूसरा पादप आ गया, ब्रायोफाइटा आ गया, फिर टेरिडोफाइटा आ गया, फिर आवृतबीजी, अनावृतबीजी, इस तरह के पादप धीरे-धीरे वहाँ पर विकसित होने लग गए। जहाँ पे जिस पत्थर पे कोई जीव-जंतु का कोई नामो-निशान ना था, अब वहाँ पे बनना शुरू हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई? उस दरार पड़ने के वजह से, वहाँ पानी जमने की वजह से शुरुआत हो गई। ठीक है? तो कैसे ये सक्सीड हो गया, यानी अनुक्रमण कैसे बढ़ गया? यही होगी पारिस्थितिक अनुक्रमण। ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी जल में भी हो सकता है, ठीक है? जल जब कोई स्थान पे जल पहले से उपस्थित है, तो वहाँ तो जीव होगा ही होगा। लेकिन जो नया निर्मित जल का कोई ऐसा स्थान है, जहाँ जो नया निर्मित है, वहाँ पे तो जीव संभव नहीं है। जैसे कि तालाब, डोभा जो बनाया जाता है इरिगेशन के लिए, खेतों को पटाने के लिए जो मनरेगा की तरफ से गाँव में तालाब बनाया जाता है, वो नई तालाब अभी बनी है, वहाँ जीव कहाँ से आएँगे? लेकिन वही तालाब कुछ टाइम तक रहते-रहते देखोगे तालाब में विभिन्न प्रकार के पादप उगने शुरू हो जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? वहाँ पानी रहते-रहते धीरे-धीरे उसमें छोटे-छोटे जो पादप के कण होते हैं, वो बनने शुरू होते हैं। यानी फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, जो कि मुक्त रूप से पानी के सतह पर तैरता रहता है। उसकी वजह से फिर दूसरे और जीव आते हैं, फिर धीरे-धीरे विकसित होके तरह-तरह के जीव बनने शुरू हो जाते हैं। और वो जो तालाब था, जहाँ जीव था ही नहीं, अब पूरी तरीके से वहाँ पेड़-पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। अब उसी तालाब के किनारे आपको बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी दिखाई देंगे। तालाब के अंदर जो घास-फूस होता है, वो तो होता ही होता है, और तालाब के बाहर भी पेड़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो यही हो गया पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ठीक है? अब लिखना कैसे है, वो अब देखिए। तो समझ में आ गई बात? और एक चीज़ और है इसमें जुड़ा हुआ, वो भी समझ लीजिए, फिर एक ही बार आपका उत्तर बता दूँगी। तो प्राथमिक अनुक्रमण किस प्रकार द्वितीयक अनुक्रमण से भिन्न होता है, ये भी जानना है। तो क्या है ना, पारिस्थितिक अनुक्रमण 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक अनुक्रमण और एक द्वितीयक अनुक्रमण। ये क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। प्राथमिक अनुक्रमण कहने का अर्थ ये हो गया कि जब कोई स्थान, जिस स्थान पर पहले से कोई जीव था ही नहीं और अभी न्यू जीव जो है, नए ढंग से जीव अभी निर्मित ही हो रहा है, वो हो गया प्राथमिक अनुक्रमण, ठीक है? जैसे तालाब बना था, अभी नया तालाब बना था, अभी उसमें तो जीव था ही नहीं, लेकिन अब जीव बनना शुरू हुआ। तो पहली बार उसमें, उस स्थान पे पहली बार जीव निर्मित हो रहा है, तो वो हो गया प्राथमिक अनुक्रमण, ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पहले जीव था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ से जीव-जंतु जो है वो खत्म हो गए, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उस पर फिर से निर्मित हो गया, तो वो हो गया द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है? जैसे कि
खेती कर रहे हो, खेती लगातार करते गए, अब वहाँ की उर्वरकता एकदम ही खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो वहाँ पेड़-पौधा उगने नहीं लग गया, पेड़-पौधा नहीं उगने लगा, आप उस खेत को वैसे ही छोड़ दिए कुछ सालों तक। 5 साल, 6 साल वैसे ही छोड़ दिए, 7वें साल से देखे कि छोटे-छोटे वहाँ पर जीव निर्मित होने लग गए। तो पहले जीव था वहाँ पर, लेकिन उसमें उर्वरकता खत्म होने की वजह से, वहाँ का ज़मीन खराब हो जाने की वजह से वहाँ पे जीव-जंतु नहीं हुए, लेकिन फिर वहाँ पर वापस आ गए। तो ये हो गया द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है। जो बंजर जमीन पहले, बंजर जमीन से पहले जमीन उर्वरक थी तो जीव था, फिर बंजर हो गई जमीन, फिर उर्वरक हो गया, फिर जीव आ गया। तो ये पहले से जीव था, फिर बीच में खत्म हो गया, फिर से वापस आ गया, ये हुआ द्वितीयक अनुक्रमण। समझ में आई बात? लेकिन प्राथमिक, जब पहली बार उसमें जीव अभी निर्मित हो ही रहा है, इसके पहले वहां जीव नहीं था, तो वो हो गया प्राथमिक अनुक्रमण। समझ में आ गई बात? अब देखिए, इसको समझने में अब आपको सुविधा होगी कि क्या लिखा हुआ है उत्तर, इस उत्तर को अब अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और काफी अनुमानित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रजाति का एक संरचना होती है, उसमें क्रमिक, एक धीरे धीरे एक क्रम के रूप में उसमें विकास होता चला जाता है, उसमें परिवर्तन होता चला जाता है, उसी को हम लोग पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। चलिए, ये तो परिभाषा हो गई। आगे देखिए, अब पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है वो हो गया। अब उसमें अंतर देखिए प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक में। प्राथमिक अनुक्रमण क्या हो गया कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से, ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण में प्राथमिक अनुक्रमण बंजर और निर्जीव क्षेत्रों में नए आवासों का विकास है। मतलब पहले जीव कभी था ही नहीं, अभी पहली बार आवास वहां निर्मित हो ही रहा है जीव जंतुओं का। ठीक है, मतलब जंगल का निर्माण हो ही रहा है, तो नए आवासों का विकास है जो किसी भी पहले से मौजूद जीवन रूपों से अप्रभावित और अछूते हैं। यानी पहले से कोई भी जीव जंतु वहां नहीं था, ये बिल्कुल ही जीव जंतु का कोई नामो निशान ना था, अभी नया बन ही रहा है, वही हो गया प्राथमिक अनुक्रमण। द्वितीयक में क्या है कि द्वितीयक अनुक्रमण निवास स्थान का विकास है जो पहले से मौजूद आवास और पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के बाद होता है। पहले से वहां पर आवास था, पहले से वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र थी, लेकिन उसका विनाश हो गया था, अब वो फिर से निर्मित हो गया। जैसे जंगल है बड़ा सा, लेकिन जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग जाती है, बहुत सारे कारण है उसमें। जब काफी तेज हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, तो उसमें जो सूखे पत्ते होते हैं, उसमें घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो जंगल में आग लग गई, जंगल पूरा जल गया। ठीक है, लेकिन जब जंगल जल गया तो कुछ सालों के बाद फिर वहां से जंगल बनना शुरू हो गया। तो पहले जंगल थी, जल के खत्म हो गई, फिर जंगल बना, तो द्वितीयक अनुक्रमण है। और पहले कहीं कुछ था ही नहीं जीवन, और पहली बार बन ही रहा है, तो वो प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आपको सामने लिखा हुआ मिल रहा है। तो द्वितीयक अनुक्रमण यही हो गया कि निवास स्थान का विकास है जो पहले से मौजूद आवास और पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के बाद होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि अंतर है तो अंतर में 2-3 अंतर लिखना है आपको। प्राथमिक अनुक्रम का अनुभव करने वाले स्थानों में कोई प्रारंभिक वनस्पति नहीं होती। कोई भी प्रारंभिक वनस्पति मतलब पहले से निर्मित हुआ किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा वहां उपस्थित नहीं है। लेकिन द्वितीयक अनुक्रमण में क्या अनुभव होता है कि स्थानों में प्रारंभिक वनस्पति होती है। पहले से वनस्पति था ना, तो वो प्रारंभिक वनस्पति के कुछ कण तो वहां मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें तो अभी नया निर्मित ही हो रहा है अपने किसी खास प्रक्रिया से, तो इस वजह से इसमें वहां पे किसी तरह का वनस्पति नहीं होगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्राथमिक अनुक्रमण के प्रारंभ से पूर्व मृदा अनुपस्थित होती है। यानी जब प्राथमिक अनुक्रमण होगा उससे पहले मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उपस्थित है, अनुपस्थित है। वहां पर मिट्टी जो है बहुत ज्यादा विकसित या बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता। जैसे पत्थर की मैं बात करूं तो वहां मिट्टी थोड़ी है, पत्थर तो बिल्कुल पत्थर है। ठीक है, वहां कोई मिट्टी विट्टी थोड़ी है, लेकिन वातावरण में बदलाव आने के कारण फिर उसकी ऊपरी सतह में जो कण होते हैं पत्थर के, वो छोटे छोटे कणों में बट करके वो मिट्टी जैसा निर्मित हो जाता है। तो वहाँ मृदा उपस्थित नहीं होती, वहाँ अनुपस्थित रहती है। पर द्वितीयक अनुक्रमण के पूर्व मृदा सदैव उपस्थित रहती है, वहाँ मृदा है ही है। ठीक है, मिट्टी है ही है, अब उसमें खाली नए पौधे बनकर तैयार होने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका सवाल का जवाब। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। 13 नंबर में पूछा जा रहा है वाहित मल उपचार क्या है। वाहित मल उपचार के विभिन्न चरणों के बारे में संक्षेप में लिखें, है ना।
तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसमें से कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वापस फिर देखिए आपके सेट में दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है, आपको क्लास में भी मैं ये समझाई थी, है ना? तो वाहित मल जल जो होता है, यानी कि बड़े-बड़े शहरों में क्या होता है कि जो फ्लैट्स होते हैं, जो मल्टी स्टोरेज होती है, कंपनियाज़ ये होती है, तो वो सब जो घरेलू मल होता है ना, वो घरेलू मल के लिए वहाँ पे सेप्टिक टैंक नहीं होता। वो जितने फ्लैट्स में मल होते हैं, वो सारे मल को एक पाइप के माध्यम से उसको बगल के कोई पास का नदी हो या पास का तालाब हो या कोई भी वैसा नदी हो या कुछ भी वैसे जल के स्रोत हो, वहाँ उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक तरीका है कि वाहित मल जल को हम लोग उसको एक उपचार कर सकते हैं और उस उपचार से उसको ठीक करके, उसको क्लीन करके, साफ करके हम लोग उसको फिर जल में दे सकते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो वाहित मल उपचार है वो क्या होता है और ये वाहित मल उपचार को कितने चरणों में यानी कितने अवस्थाओं में हम इसको साफ कर सकते हैं और तब वो सुरक्षित बना सकते हैं ताकि उसको जल में गिराया जा सके, जल में वो सुरक्षित तरीके से उसको फेंका जा सके। तो सीधी-सी चीज़ है कि यहाँ पे वाहित मल उपचार क्या है, वो जानना है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उत्तर, आप उस उत्तर को देखिए कि क्या लिखा हुआ है। तो क्या वाहित मल होता है वो मैं समझा दी और वाहित मल उपचार क्या होता है वो समझा दी। यहाँ चरण की बात आ रही है तो मुख्य तौर पे वाहित मल जल को 3 चरणों में, इसको 3 चरणों में हम लोग क्लीन करते हैं, उसकी उसकी सफाई करते हैं ताकि हमारे जल को वो प्रदूषित ना करे। तो 3 चरण जो होते हैं वो मैं आपको बताई थी कि पहला चरण होता है जिसमें कि उस मल में जो बड़े-बड़े ग्रेवल्स होते हैं यानी बड़े-बड़े कुछ कण होते हैं, कंकड़ हुआ या कुछ पत्थर हुआ, उसको सेटलिंग करने का यानी उसको नीचे सतह पर बैठने की प्रक्रिया कराई जाती है। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो दूसरी प्रक्रिया है बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक उपकरण। उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों की मदद से बचे हुए उसमें जो मृत कोशिकाएँ रहती है या मृत ऊतक होते हैं उसको वहाँ पर ख़त्म किया जाता है। और तीसरी अवस्था होती है और तृतीयक जो उपचार है तीसरा चरण, वो तीसरा चरण चरण में क्या होता है कि जो भी हार्मफुल यानी कि जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं जल में, वो हानिकारक पदार्थ जैसे कि कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हो गए, जैसे कैडमियम हो गया या मरकरी हो गया या ऐसा कुछ तत्व अगर उसमें मौजूद है, तो उसकी सफाई की जाती है, उसको ठीक किया जाता है, उसको साफ किया जाता है ताकि उसके जल में गिरने से जल प्रदूषित ना हो, ठीक है? तो मुख्य तौर पे वाहित मल जल जो होते हैं वो उपचार की चरण जो होती है उसकी 3 चरण होती है, ठीक है? प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। और प्राथमिक में क्या करते हैं, द्वितीयक में क्या करते हैं, तृतीयक में क्या करते हैं, ये मैं आपको बता दी, ठीक है? तो वाहित मल जल क्या है और ये 3 चरण में कैसे पूरा होता है ये मैं समझा दी। अभी इसी को आपको सामने जो आपका उत्तर लिखा हुआ है, उस उत्तर में क्या लिखना है वो देख लीजिए कि किस तरह से आपको उत्तर देना है और इसमें डायग्राम भी बनेगा, एक चित्र भी बनेगा जो चित्र के माध्यम से इस 3 चरण को आपको दिखाना है, ठीक है? तो वो डायग्राम भी नीचे मैं दिखाऊँगी। अभी चलिए इसके उत्तर पर देखिए कि ये उत्तर क्या है। आपके सामने उत्तर लिखा हुआ है घरेलू सीवेज। घरेलू सीवेज कहने का अर्थ वो हुआ घरेलू वाहित मल जल। तो ये वाहित मल जल से उत्पन्न प्रदूषण को प्राकृतिक जल स्रोतों तथा कृषि भूमि में प्रयुक्त करने से पूर्व उत्सर्जन उपचार, यानी ये जो प्राकृतिक जल स्रोत हो गए, नदी, तालाब ये सब जो हो गया, उसमें या कृषि भूमि जहाँ पे खेती-बाड़ी चल रही है, उस जगह पे भी इसके जल को अगर गिराया जाए, तो उस कृषि भूमि में प्रयुक्त करने से पूर्व उसको उत्सर्जन उपचार संयंत्र ईटीपी में शुद्ध किया जाता है। ईटीपी एक खास तरह की मशीनरी है, एक तरह की पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर इसका उपचार किया जाता है। उपचार 3 पदों में किया जाता है, यानी 3 चरणों में किया जाता है। अब ये 3 चरण क्या है वो देखिए। 3 चरण में प्राथमिक उपचार पहले करेंगे, तो प्राथमिक उपचार में लिखा हुआ है मल को अलग कर तल छठों में जमा किया जाता है, यानी जो उसमें मल है उस मल को पानी से अलग करके उसको एकदम निचले सतह पर जा करके उसको जमने देते हैं, उसको सेटल हो जाता है। तब ऊपर से जो उसमें उपस्थित पानी होता है उसको फिर उसमें से निकाल लिया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब इसमें द्वितीयक उपचार क्या है वो फिर देख लीजिए। द्वितीयक उपचार में क्या इसमें लिखा हुआ है, देखिए।
द्वितीयक उपचार क्या होता है, ये देखिए। द्वितीयक उपचार ये स्थायीकरण है और इसमें बायोलॉजिकली यानी कुछ खास सूक्ष्म जीवों की मदद से इसको किया जाता है। तो कुछ खास सूक्ष्म जीव की मदद से जो इसको साफ किया जाता है, वो सूक्ष्म जीव करता क्या है कि द्वितीयक उपचार वाले टैंक में, उस टंकी में जो जल होता है, उस जल में कुछ मृत कोशिकाएं और कुछ मृत उत्तक होते हैं, उसको खत्म किया जाता है। उस सूक्ष्मजीव की मदद से उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है यह एक जैविक प्रक्रिया है तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा कराया जाता है। अपशिष्ट जल को उथले टैंक में डाला जाता है ताकि स्थायीकरण हो सके। ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है। एक तो जीवाणु के द्वारा उसमें जो पाए जाने वाले उत्तक हैं उसको खिला दिया गया, खत्म कर दिया गया, और वो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें फिर विकसित की जाती है ताकि जल में जब प्राकृतिक जलाशयों में उसको गिराया जाए तो इसमें से ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनी रहे। तो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। आपंक निर्माण कहने का मतलब उसमें क्या हो गया कि ऑक्सीकरण के पश्चात जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। अपांक लगातार वातित होकर ऑक्सीकरण करता है, तो इस तरीके से ऑक्सीकरण वहां हो जाता है। ठीक है। तो ये द्वितीयक हो गया। अब क्या है कि शैवालों का अपशिष्ट जल के ऊपरी प्रकाशित भाग में विकास होने से O2 का उत्पादन होता है, यानी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जिससे वातन होता है। ओके, तो ये बात हो गई। आप अगर लास्ट वाला पैराग्राफ नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा जरूर बात लिखना है कि दूसरे द्वितीयक उपचार में करते हैं मुख्य तौर पे कि उसमें सूक्ष्मजीव को डाल के ऑक्सीकरण कराया जाता है और जो उसमें उत्तक होते हैं, मृत उत्तक और मृत कोशिकाएं, उसको खत्म किया जाता है। ठीक है। तो लास्ट जो दूसरे द्वितीयक उपचार में जो दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है सवालों का अपशिष्ट जल के, इसको लिखना उतना खास जरूरी नहीं है, इसको उतना लिखना आवश्यक नहीं है, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। तो प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार। अब देखिए तृतीयक उपचार। तृतीयक उपचार में क्या करते हैं? तृतीयक उपचार इस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में, भौतिक रासायनिक यानी कि जो रासायनिक प्रक्रिया वहां पर रासायनिक कण थे, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, या और भी तत्व जो आपके सामने और लिखा भी है, उन सबको साफ करते हैं। ठीक है। तो इस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि पोषण की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ, धातु या रोगाणुओं को हटाया जाता है। ठीक है। तो यही चीजें आपको क्लास में भी बताई गई थी, वही चीज यहाँ शब्द में सिर्फ लिखा हुआ है। जो बच्चे क्लास नहीं किए थे उनके लिए, और जो बच्चे बाहर के बच्चे हो, मेरे पास जो नहीं पढ़ते, हमारे दूसरे शहर के कुछ बच्चे हैं, उनके लिए ये भी बहुत उपयोगी है। पूरे झारखंड वाले बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है और मैं पूरे अच्छे तरीके से समझा दे रही हूँ। अगर आप क्लास नहीं भी किए हो तो भी मैं आपको समझा दे रही हूँ कि कैसे इसका उत्तर करेंगे और उत्तर में कैसे लिखेंगे। ठीक है। और समझा दे रही हूँ जिससे कि आप समझ के अच्छे तरीके से याद भी रख सकते हो। ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए। तो ये 3 उपचार हो गया। अब यही 3 उपचार को आपको समझना है कि इसको चित्र के माध्यम से कि ऐसे करते कैसे हैं। ठीक है। ये 3 उपचार होता कैसे है 3 चरणों में। तो चलिए मैं डायग्राम को भी दिखा देती हूँ आपके स्क्रीन पे, ताकि इस डायग्राम के मदद से आपको समझ आ जाए कि असल में ये चीजें होती कैसे हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपका डायग्राम आ गया। ठीक है। ये डायग्राम को जो आप देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि मुख्य तौर पे यहाँ ऊपर पे 4 टंकी आपको दिखाई दे रही है और नीचे 1 टंकी दिख रही है ना। तो वो 4 टंकी में क्या है वो समझ लीजिए। पहली टंकी जो लिखा हुआ है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, इसको हिंदी में मैं नहीं बनाई हूँ, आपको इंग्लिश में ही लिख देना है। ठीक है। इंग्लिश में इसलिए ताकि ये ज़्यादातर कोई भी डायग्राम बायोलॉजी का लगभग इंग्लिश में ही होता है। ठीक है। वैसे हिंदी में आप चाहो तो लिख सकते हो, पर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहली जो टंकी है, उस पहली टंकी में लिखा हुआ है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। कहने का मतलब कि ये प्राथमिक उपचार हो रहा है पहले टैंक में, जिसमें कि बड़े ग्रेवल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो सब यहाँ पर इस टंकी में जाके निचले सतह पर बैठ जाता है और ऊपर रह जाता है सिर्फ पानी, जिस पानी में कुछ मृत कोशिकाएं, उत्तक मौजूद रहती है और कुछ रासायनिक तत्व उसमें मौजूद रहते हैं। ठीक है। उसको ऊपर से निकाल के अगली टंकी में उसको भेज दिया जाता है, जिसमें लिखा हुआ है एरोबिक पूल।
ठीक है। तो उसमें दूसरी टंकी जो एरोबिक पूल वाली टंकी है, वो एरोबिक पूल वाली टंकी में वहाँ पे एरेशन, एरेशन कहने का मतलब वायु ऑक्सीकरण वहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें पूरी सही मात्रा में वहाँ पर ऑक्सीकरण हो सके। और दूसरा जो वो एरोबिक पूल के बाद वाली जो टंकी है, वो टंकी लिखी हुई है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अगर बड़े-बड़े कंकड़ के अलावा भी कुछ छोटे-मोटे कंकड़ अगर बच गए हैं, तो वो कंकड़ भी अगली टंकी में जाके वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो टंकी है वो लिखा हुआ है एयर फ्लोटेशन टैंक। एयर फ्लोटेशन टैंक मतलब उसमें फिर से वापस वो वायुकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो एयर फ्लोटेशन टैंक है, वो एयर फ्लोटेशन टैंक में ही वहाँ पर डाला जाता है इस क्या बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को, जो जीवाणु उसके कण को खाकर खत्म करते हैं और ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरो देखिए, ब्लू रंग का एरो है, वो उस एरो को, वो जो तीर मारा हुआ है, उसके थ्रू, वो पाइप के थ्रू उसको जलाशयों में जाकर गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो एक दिशा की ओर हो गई, लेकिन नीचे जो एक टंकी बनी हुई है, वो टंकी को आप देखो कि तीसरी वाली टंकी और पहली वाली टंकी का पाइप और लास्ट वाली टंकी का पाइप उससे जुड़ा हुआ है। इससे क्या है कि जो पहली टंकी में जो कण थे, भारी कण थे, कंकड़-वंकड़, और सेकंड वाली टंकी में भी जो कंकड़ थे या भारी कण थे, वो जो नीचे बैठे हुए थे, उसको वहाँ से निकाल के इस टंकी में डाला गया है, जिसको स्लज कहते हैं, यानी उसका बचा हुआ भाग जो मल है। तो वहाँ पे वो मल वहाँ पर उपस्थित हो गया। अब उस मल को ले जा करके दूसरे खेतों में उपयोग कर लिया जाता है, या फिर और कहीं उसको फेंक दिया जाता है, ट्रक के माध्यम से उसको ले जाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार किया जाता है वाहित मल जल का, और तब जाकर के उसको साफ सुथरे तरीके से करके उसको फिर जलाशयों में भेजा जाता है। तो ये डायग्राम तो है ही है, ये एक बनावटी डायग्राम है आपका, लेकिन आपके क्लास में मैं जो बोर्ड पे एक डायग्राम बनाकर दी थी, वो आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। उस डायग्राम को अगर आप कर लेते हो तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो डायग्राम में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एकदम क्लियरली मैं आपको इंडिकेट करके बताई थी, और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा समझा हुआ है, इसलिए आप उसी को एग्जाम में बनाइए और वही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। जिस बच्चों ने क्लास मेरी अटेंड नहीं करी है, वो इसी डायग्राम को बनाइए, और ये डायग्राम आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। और जिसने मेरी क्लास की है, जिसको मैं बोर्ड पे बताई हूँ, व्हाइट बोर्ड पे सारी चीज़ें, वो वाला ही डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 13 पूरा हो गया, उसका जवाब, और ये जवाब बिल्कुल आपके लिए सटीक जवाब है, यही जवाब आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ-साथ जिसको पसंद आ रहा है वो लाइक भी करते चले जाइए, और आप सीख रहे हो, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चले जाइए, ताकि आपके दोस्त भी मेरे उत्तर को देख सके और उसका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते जाइए। चलिए अब देखा जाए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपका? सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में ये रहा। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है, जैव नियंत्रण कारकों के बारे में उदाहरण के साथ वर्णन करें, ठीक है। तो उदाहरण के साथ आपको वर्णन करना है जैव नियंत्रण कारक, ठीक है। तो जैव नियंत्रण कारक क्या हो गया कि जैविक नियंत्रण वैसे जीव, जिस जीव की मदद से हम लोग किसी फसल को नुकसान होने से अगर बचाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बीटी कॉटन की बात हुई, एक कुछ कितने नंबर सवाल में था कि बीटी कॉटन कपास, बीटी कपास क्या होता है। तो उसमें देख रहे थे ना कि कपास की फसल को हम लोग एक जीवाणु बैसिलस थ्रोएनजाइनसिस के मदद से हम लोग जो है उस कपास को सुरक्षित बचा पा रहे थे कीट मकोड़े के हमले से। तो वही है जैविक नियंत्रण, यानी कि कुछ प्रकार के जीवाणु हैं, विषाणु हैं, जिसकी मदद से, कुछ कवक भी हैं जिसकी मदद से हम लोग फसल में कीट मकोड़े लगने से फसल को बचाते हैं। फसल के सुरक्षित विकसित होने के लिए हम उसे फसल को रोग मुक्त बनाने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कुछ जीव का, और मुख्य तौर पे वो जो जीव है वो जीवाणु, कवक या विषाणु का उपयोग होता है, ठीक है। तो वो सब जैव नियंत्रण कहलाते हैं।
तो उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो बीटी कॉटन तो आप जान ही रहे हो, बीटी कपास एक उदाहरण हो गया इसका। तो उसी तरीके से आपको लिखना कैसे है वो समझिए। ये आपका 3 नंबर का सवाल है। तो 3 अंक के लिए आपको कितना क्या लिखना चाहिए वो देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। उत्तर क्या है वो देखिए। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ एवं निमेटोड। प्रोटोजोआ कहने का मतलब प्राथमिक ढंग का एक कोशिकीय जीव होता है, जो जिसका लक्षण जंतुओं से मिलता जुलता होता है, उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। एवं निमेटोड, निमेटोड मतलब वो वर्म होना, यानी जो कृमि होता है वो निमेटोड कहलाता है। ठीक है। तो निमेटोड आदि ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनमें रोगाणुओं तथा पीड़कों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इन सूक्ष्मजीवों की मदद से कई पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो ये जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, नेमेटोड ये सब है, ये सब एक जैव है और इसी जीवन की वजह से इनकी जिंदगी के मदद से हम लोग फसल को और पीड़कनाशकों से और रोग मुक्त बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। पीड़कनाशकों से बचाते हैं और रोग मुक्त करते हैं। तो ये चीज आपका हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए जैसे में वही बीटी कॉटन वाला ही आपको उदाहरण दिया गया है, पहले से आपका ये समझा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से आप समझे हुए हो, तो ये अच्छे तरीके से यही वाला आपके लिए उदाहरण सही रहेगा। ठीक है। तो उदाहरण में आपका लिखा हुआ है कि जीवाणु बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस जीवाणु के कारण कि क्या होता है कि बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस के कुछ स्ट्रेन मतलब उसका अपना अलग अलग रूप। ठीक है। जैसे कि कोरोना का कैसे स्ट्रेन आया, कोरोना का पहला था जिसका लक्षण कुछ अलग था, कुछ जो वर्जन उसका बदलता रहता है उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस भी एक ही प्रकार का नहीं है, उसके भी कुछ लक्षण अलग अलग तरह के होते हैं जिसके कारण उसका स्ट्रेन बदलता रहता है, उसका रूप बदलता रहता है। ठीक है। तो वही बात हो रही है कि बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस के कुछ स्ट्रेन एक विशेष प्रोटीन बनाते हैं जो खास प्रकार के कीटों को मार देती है। ठीक है। इस जीव विष का प्रभाव कीट समुदाय के विभिन्न वर्गों जैसे लेपिडोप्टेरॉन, कैलिप्टेरॉन तथा डायोप्टेरॉन पर होता है। ये सब जो लेडिप्टोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डायोप्टेरॉन लिखा हुआ है ना, ये एक समूह का नाम है, कीट के समूह का। ठीक है। तो ये जो 3 तरह के आपके कीट के समूह के नाम को यहाँ पर लिख के दिया गया है, ये कीट के समूह का नाम हो गया। ठीक है। तो ये चीज आप 1-2 बार लिख लोगे कॉपी में तो याद हो जाएगा। लेडिप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन और डायोप्टेरॉन पर होता है। बैसिलस थ्रुएनजाइएंसिस द्वारा उत्पादित कीटनाशक प्रोटीन जीवाणु के जीवन के विशेष अवस्था में बनता है। यह प्रोटीन अवक्षेप या क्रिस्टल कहने का मतलब वो अवक्षेप हिंदी में बोलते हैं, क्रिस्टल आप समझ ही रहे होगे, केमिस्ट्री पढ़े हो तो जानते ही होगे। छोटे छोटे कण जो बनते हैं, चमकीले कण, वो क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल के रूप में बनता है। कीटनाशक प्रोटीन जीवाणु बीटी द्वारा बनाया जाता है, बीटी यानी बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस द्वारा बनाया जाता है। जो कीट के शरीर में प्रवेश करता है वह सक्रिय हो जाता है। विष के क्रिस्टल आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विष कीट मध्य आंत की उपकलियों कोशिकाओं की सतह में बंध कर उसे छिद्रित यानी छेद उसमें आंत के अंदर वो छेद बना देता है, छिद्रित कर देते हैं। इस छिद्रों के कारण उपकलीय कोशिकाएं फूल कर फट जाती हैं, जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो यही तो होता है कि जैसे ही वो जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल यानी विष का जो जहरीला पदार्थ का एक कण है, वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है पादप में। ठीक है। बीटी कपास की उदाहरण आपको देकर के समझाई जा रही है। तो वो रहता है निष्क्रिय अवस्था में, लेकिन जैसे ही वो कीट के गट में यानी उसके आंत में पहुंचता है, ये हो जाता है सक्रिय। सक्रिय कैसे हो जाता है? उसके आंत के भीतरी दीवार पर जो उपकलीय कोशिकाएं होती है, वो उपकलीय कोशिकाएं उसमें से उसके तत्व को जब सोखना शुरू करती है तो वो फूलते फूलते फिर फट जाती है। फटने से ही उस कीट की मौत हो जाती है और इस तरीके से पीड़कनाशकों से पादप जो है हमारा बच जाता है। ठीक है। तो यही हो गया कि जैव नियंत्रण का मतलब। ठीक है। कि जीवन से कैसे हम किसी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सब जीवन था, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, कुछ नेमेटोड्स हैं, जिसकी मदद से ये जो है आपको हम लोग कुछ पीड़कनाशों को रोक सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका जवाब। तो 3 अंक वाला जो भी जितना सवाल था उसका भी जवाब आपका हो गया। चलिए अब हम लोग खंड
सी की तरफ यानी खंड स की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप सी की तरफ। कितने सवाल हैं? तो सवाल 15 से लेकर 19 तक आपको मिलने वाला है। 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 5 सवाल आपको 5 अंक वाला मिलने वाला है, ठीक है। तो 5 अंक वाला कौन कौन सा सवाल है आपके सामने, देखिए। पहला आपका सवाल यहाँ पर है, पीसीआर की क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन करें। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसलिए आसान है क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास में समझाई हूँ, और समझाने के दौरान आपको मैं बताई थी कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है और फिर चांसेस है पूछे जाने का, और आपके सेट में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पीसीआर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब आप जानते हो। और ये जो पीसीआर है ये किस तरीके से करते हैं, किस लिए उपयोगी है, ये सब आपको पता है। चलिए मैं उसको वापस फिर से एक बार रिपीट कर दूं, समझा दूं, ताकि जिस बच्चों ने क्लास नहीं किया है उसको भी मिल जाए। और ये सारा का सारा जो इतना आंसर आप सामने पर देख रहे हो, उस आंसर को समझाने से पहले, उस उत्तर को समझाने से पहले थोड़ा सा मैं पीसीआर समझा दूं आपको। पीसीआर जो है, इस पीसीआर का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो पॉलीमरेज चेन यानी कड़ी, यानी कड़ी हो गया उसका श्रृंखला। तो ये जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है यानी कि पॉलीमरेज कड़ी श्रृंखला, तो ये जो श्रृंखला है ये करते क्यों है और करते कैसे हैं, ये समझना है आपको। असल में पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है डीएनए के कॉपी करने के लिए, ठीक है। मतलब जो डीएनए होता है, आप बोलोगे कि डीएनए कॉपी करने की क्या आवश्यकता है, ओके। डीएनए तो अपने आप द्विगुणित हो जाता है, अपने आप वो कॉपी कर लेता है, रेप्लिकेशन तो वो खुद ही कर सकता है। तो सारे जीवों में डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया अपने आप होती है, लेकिन कुछ हमें डीएनए से संबंधित, कुछ जीन से संबंधित हमें कार्य करने होते हैं। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी में आपने पढ़ा था कि जैव प्रौद्योगिकी में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि हमें जीन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोगों को डीएनए निकालना पड़ता है एक खास जीवों से, और उसमें से डीएनए निकाल करके उसमें से कुछ जीन काट करके हमें दूसरे जीव के डीएनए में उसको लगाना होता है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी मदद से हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी की मदद से ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं, कुछ जंतुओं में करते हैं, कुछ पादपों में करते हैं। तो ऐसा इसलिए पादपों जंतुओं में किया जाता है क्योंकि उसका हमारे जीवन में बहुत तरीके से उपयोग है। पादपों में इसलिए करते हैं कि ताकि फसल विकसित हो सके और अच्छा से अच्छा फसल हो, किसी भी वातावरण में फसल लगाया जा सके, किसी भी माहौल में लगाया जा सके, कम पानी में भी फसल हमारा ठीक रह जाए, ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना पड़े, और ऐसे बहुत सारे उपाय के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, ठीक है। और जंतुओं में भी हम लोग ऐसा जीन रूपांतरित जंतु भी तैयार करते हैं, उसके जीन बदलते हैं। तो इन जीनों को बदलने के लिए हमें जिस डीएनए की आवश्यकता पड़ती है, उस डीएनए का कॉपी करके, उसका गुणन करके हमें ढेर सारी संख्या में उस डीएनए को रखना पड़ता है, ताकि परीक्षण के दौरान जितने डीएनए वहाँ पर हमारे परीक्षण के दौरान डैमेज हो जाए, तो हमें हमारे पास उतना डीएनए रहे कि हम लोग बार बार परीक्षण कर सकें। ये नहीं कि बार बार हमें किसी जीव से डीएनए निकालने की आवश्यकता पड़े। डीएनए एक बार निकाल लिया जाए और बाद में फिर डीएनए की ढेर सारी हम लोग उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए कॉपी तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर ये पीसीआर तकनीक करना पड़ता है, ठीक है। तो पीसीआर तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे डीएनए गुणन करके हम लोग लाखों डीएनए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये है पीसीआर तकनीक। तो इसको करते कैसे हैं, ये चीज़ आप चलिए उत्तर में आपको दिखाती हूँ, और उत्तर कैसे लिखना है ये देखिए, और उसके बाद इसमें एक डायग्राम भी बनेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। वही डायग्राम एक्सप्लेन करेगा, वही डायग्राम जो है पूरा विवरण देगा कि ये क्रियाविधि होती कैसे है, ठीक है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो उत्तर लिखा हुआ है, क्या लिखा है समझिए इसको। मैं तो समझा दी, बस आपको इसको पढ़ना है। पीसीआर, पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात पीसीआर, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया बोलेंगे इसको, जो कि पीसीआर कहलाता है। विधि द्वारा जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे थर्मल साइक्लर कहा जाता है,
ठीक है। थर्मल साइक्लर मैं आपको क्लास में भी बताई थी, थर्मल साइक्लर कोई बड़ी सी मशीन नहीं है, एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट होती है, एक छोटा सा यंत्र होता है, जिस यंत्र में टेस्ट ट्यूब परखनली डालने के लिए कुछ छिद्र बने होते हैं, और उस छिद्र में परखनली को डाल करके परखनली में जो डीएनए डालते हैं उसकी उस प्रक्रिया को किया जाता है। ये डायग्राम भी आपको बताया गया। तो थर्मल साइक्लर का यहाँ पर उपयोग होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संश्लेषण किया जाता है, इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे थर्मल साइक्लर कहते हैं। अब करते कैसे हैं, अब विधि के बारे में देखिए। पीसीआर चक्र में मुख्यतः 3 चरण होते हैं, ठीक है। एक निष्क्रियकरण, एक तापानुशीलन और एक विस्तार। यानी कि निष्क्रियकरण कहने का मतलब हो गया इसमें डिसइंटीग्रेशन, यानी कि इसमें होता है क्या, इसमें निष्क्रियकरण निष्क्रियकरण निष्क्रियकरण, तापानुशीलन और विस्तार। तो निष्क्रियकरण मतलब हो गया डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन, तापानुशीलन यानी एनिलिंग और विस्तार यानी कि एक्सटेंशन। तो 3 अवस्था में ये प्रक्रिया होती है, 3 चरण में ये प्रक्रिया चलती है। उसमें निष्क्रियकरण में क्या करते हैं, मैं आपको बताई भी थी क्लास में, इसमें 92 यानी 92 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको थर्मल साइक्लर को सेट कर दिया जाता है, जिसमें कि डीएनए क्या होता है कि डीएनए की दोनों कड़ी जो है वो दोनों कड़ी टूटकर अलग होती है, ठीक है। तो दोनों कड़ी इसमें टूट करके अलग होती है। अभी इसी बात को आपको अभी सिर्फ लिखना है और इसी बात को फिर डायग्राम के माध्यम से दिखाना भी है। 5 नंबर का सवाल है तो आपको ये चीज करना है, ठीक है, कि लिख भी देना है थोड़ा सा, उसके बाद फिर वो डायग्राम भी, चित्र भी बना देना है ताकि पता लग जाए कि ये क्रिया कैसे होती है। तो निष्क्रियकरण में हो गया कि निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्ट्रैंड यानी दोनों कड़ी अलग हो जाते हैं, ठीक है। जो मैं बोली वही यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है तापानुशीलन। तापानुशीलन यानी इंग्लिश में उसको एनिलिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा तापमान घटा करके और जिस एंजाइम, जिस चीज की यहाँ पर जरूरत होती है उस चीज को उसको डाला जाता है और तापमान थोड़ा यहाँ घटा दिया जाता है ताकि नए कड़ी उसमें से बन सके। दोनों कड़ी अलग हो गई है, दोनों कड़ी में एक नई कड़ी बन सके, ठीक है। तो इसलिए तापानुशीलन की अवस्था में थोड़ी डिग्री सेल्सियस कुछ घटाते हैं। तो करते क्या है, इसमें तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतः 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस तापक्रम पर भी 1 मिनट के लिए रखा जाता है, ठीक है। पहला जो प्रक्रिया थी डिनेचुरेशन वाली, निष्क्रियकरण वाली, उसको भी 1 मिनट के लिए करेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए करेंगे। जब ये दोनों प्रक्रिया हो जाएगी तब विस्तार की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। तो विस्तार के चरण में क्या होता है, फिर थोड़ा तापमान बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 92 से आप घटाकर 48 डिग्री सेल्सियस के, फिर 48 से बढ़ा करके हम फिर से 72 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ठीक है। तब इसमें से दोनों कड़ी जो अलग हुई कड़ी है उसमें से नई कड़ी बननी शुरू हो जाएगी। यही है विस्तार, एक्सटेंशन। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 72 डिग्री सेल्सियस यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए डीएनए को विस्तार किया जाता है। इस चक्र को 34 से 37 बार किया जाता है। आपको कहीं कहीं यहाँ पे 32 बार ये चक्र लिखा मिलेगा, कहीं 34 लिखा मिलेगा। तो सीधी सी चीज है, यहाँ 34 से 37 आप लिखो, एक जनरल हो गया, ठीक है। तो 34 से 37 बार इसको दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुना तक प्रतिवर्धित किया जा सकता है। 1 अरब 1 बिलियन आप डीएनए प्राप्त कर सकते हो इस प्रक्रिया से। आपने ये प्रक्रिया जो करी 3 चरण में, इससे 1 बिलियन डीएनए आपको प्राप्त हो गया। अब इस 1 बिलियन डीएनए का उपयोग करके आप जितना चाहे उतनी मर्जी आप परीक्षण कर सकते हो। आपके परीक्षण कितने बार भी फेल हो जाए, आप जितनी मर्जी उतने बार परीक्षण आप कर पाओगे, ठीक है। बार बार आपको पीछे वाली प्रक्रिया बार बार अपनाने की जरूरत नहीं है। हर बार आपको किसी जीव से डीएनए निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पीसीआर तकनीक करके डीएनए ढेर सारा स्टोर में संरक्षण करके रख सकते हो, ठीक है। अब इसी चीज को आप डायग्राम से देख लीजिए कि कैसे इसको करना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मूव करूँ नीचे। ओके, तो देखिए ये नीचे में डायग्राम जो बना हुआ है वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए ये क्या लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम में आपका लिखा हुआ है, पहले तो आप डायग्राम देखो, ऊपर पे ये 2 कड़ीय डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विकड़ीय डीएनए है। डीएनए द्विकड़ीय ही होता है।
तो डीएनए है उपस्थित ऊपर पे। वो डीएनए एक कड़ी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जा रही है और एक कड़ी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जा रही है। ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस यानी आणविक आधार में भी समझाई थी। ठीक है, आनुवांशिकता का आणविक आधार। तो यहाँ पर डीएनए है, उस डीएनए में क्या हुआ कि इस डीएनए को आपने परखनली में डाल के थर्मल साइक्लर मशीन में डाला। अब थर्मल साइक्लर मशीन में डालने के बाद क्या किया आपने, उसको गर्म किया, कितना, 92 डिग्री सेल्सियस पे, 92 डिग्री सेल्सियस पे आपने यहाँ पर बढ़ा दिया उसका तापमान। तो बढ़ाने से क्या हुआ कि ये वहाँ पर कड़ी जो है वो धीरे धीरे टूटने लग गई। ठीक है, तो जो कड़ी टूटने लग गई वो टूट करके कड़ी अलग अलग हो गई, जिसको डीनेचुरेशन कह रहे हैं। अब वहीं पे फिर आपने तापमान घटा के 48 डिग्री सेल्सियस यानी 48 डिग्री सेल्सियस किया, तो उसमें से क्या हुआ, एक नई कड़ी का फिर निर्माण होने लग गया। ठीक है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ था, उधर 5 से 3 की तरफ, 3 से 5 की तरफ एक प्राइमर बनना शुरू हुआ, और 3 से 5 कड़ी में क्या हुआ कि 5 से 3 प्राइम की तरफ ये एक प्राइमर बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो प्राइमर बनना शुरू हुआ यानी नई कड़ी बनने की शुरुआत हो गई एनिलिंग स्टेप में। ठीक है, अब क्या करेंगे, एनिलिंग होते होते वहां पर क्या किया आपने, कुछ डीएनए पॉलीमराज, टैग पॉलीमराज, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब वहां पर डालते गए, क्योंकि डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ही है जो कि वहां पर जुड़ करके नई कड़ी का निर्माण करेगा। टैग प्रोटीन इसलिए क्योंकि वही प्रोटीन है जो उसको सिंथेसाइज, उसको संश्लेषण करने में मदद करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि वही पॉलीमराज एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड को ला के सही जगह पर फिट करेगा, जिससे नई कड़ी बनेगी। तो ये सब आपको एनिलिंग के टाइम में ही डाल दिए। तो एनिलिंग में ये डालने के बाद क्या हुआ कि नई कड़ी जो है लगातार बनती चली गई, और ये 5 से 3 प्राइम में 3 से 5 प्राइम की तरफ, और 3 से 5 में 5 से 3 प्राइम की तरफ ये कड़ी बनने की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हुआ। ओके, तो ये एक्सटेंशन यानी विस्तार, तो विस्तार ये 72 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ पे निचला वाला जो डीएनए बन रहा है, ऊपर वाला डीएनए जो बन रहा है और नीचे वाला जो डीएनए बन रहा है, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग का उलट पुलट हो गया है ना। नंबरिंग यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो सेक्शन है वो उलट पुलट हो गया। क्या उलट पुलट हुआ है आप यहाँ पर समझ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, तो 5 टू 3 प्राइम ऊपर वाली कड़ी है और नीचे वाली कड़ी में फिर से 5 टू 3 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता, ये उल्टा होगा। ठीक है, तो 3 टू 5 होगा। ठीक है, 5 टू 3 है तो दूसरी जो नीचे वाली कड़ी है वो 3 टू 5 होगी। ये 5 टू 3 ही लिखा गया है, बाय मिस्टेक कभी लिखा गया होगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और जो सबसे नीचे वाली कड़ी है दूसरे वाले डीएनए की 3 से 5 की तरफ, उसके ऊपर में जो नई कड़ी बन रही है वो भी 3 टू 5 ही बना हुआ है, वो वहां पर होगा 5 टू 3। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा करेक्ट कर लो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं होता। सेम डायरेक्शन में 3 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 3 प्राइम नहीं होता। 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो दूसरी कड़ी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमेशा होगी। यहाँ गलती से मिस्टेक से यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको ठीक कर लोगे। तो ये एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन से ये क्या हो गया, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। इसी प्रक्रिया को, इसी चक्र को आप 34 बार कर लोगे, 34 बार साइकिल कर लीजिए इसका। तो 34 बार जब इसका चक्र कर लोगे तो आपको पूरी की पूरी इससे सिर्फ 1, 2, 4 डीएनए नहीं, पूरे के पूरे 1 अरब डीएनए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 1 बिलियन डीएनए आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इस डीएनए का उपयोग आप कभी भी परीक्षण में कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए, तो ये सवाल भी आपका पूरा हो गया, 5 नंबर के लिए बहुत अच्छे से हो गया। जितना मैं आपको लिख कर यहाँ सामने दी हूँ इसको कॉपी में उतार के याद कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं समझा दी, नहीं समझे तो वीडियो जरूर बार बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 16। 16 में क्या पूछा जा रहा है देखिए आप। 16 में पूछा जा रहा है डीएनए पुनर्योगज प्रौद्योगिकी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्लास में भी बताई थी कि वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डीएनए पुनर्योगज प्रौद्योगिकी यानी जब हम लोग पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं
तो पुनर्योगज डीएनए बनाने के बाद हम लोग उसमें से कोई जीव निर्मित करते हैं। डीएनए पुनर्योगज डीएनए बनाने का यही मकसद है हमारा कि उसमें से जो कहीं डीएनए में दिक्कत है उसको ठीक ठाक करके हमारा जो ऐच्छिक लक्षण वाला डीएनए है उसको तैयार करना है। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए करके जैव प्रौद्योगिकी की मदद से जो हम लोग इंसुलिन बनाते हैं वो इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है यही आपको बताना है। ठीक है, तो सामने जो उत्तर लिखा है वो तो है ही है, पहले थोड़ा समझ लीजिए फिर उत्तर भी आपको समझ आ जाएगा। तो इंसुलिन का निर्माण कैसे करते हैं? इंसुलिन का निर्माण होता है जंतु के और उसमें भी खास जंतु का उपयोग किया जाता है, वो जंतु है पिग। ठीक है, सुअर के इंसुलिन से मानव का इंसुलिन तैयार किया जाता है। ठीक है, असल में सुअर का इंसुलिन और मानव का इंसुलिन लगभग एक जैसा है, जिसमें कि सुअर का इंसुलिन जो होता है वो 2 कड़ीय होता है और मानव का इंसुलिन जो होता है वो 1 कड़ी का होता है। ठीक है, तो उसमें करते क्या हैं कि जो 2 कड़ी और 1 कड़ी का होता है ना, उसमें इंसुलिन जो पिग से यानी सुअर से निकालते हैं उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन को भी ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। और मानव की जो इंसुलिन होती है उस इंसुलिन के जैसा उसको तैयार करना है। ठीक है, तो जो प्रो इंसुलिन पिग से निकाला हुआ, सुअर से निकाला हुआ जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन है। उस इंसुलिन को हमें जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उसको ठीक करना है। ठीक है, तो उसमें जो 2 कड़ी होती है उसमें से 1 कड़ी को निकाल करके और इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज कैसे करते हैं इसको थोड़ा मैं डायग्राम से समझा दूं, तब फिर उत्तर भी पढ़ दूंगी। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम ही देख लीजिए कि डायग्राम इसमें कैसा बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये सामने देखिए डायग्राम, ये डायग्राम देखकर आपको सब समझ आ जाएगा। वो जो ऊपर आपका देख रहे हो रिंग बना हुआ है सर्कल जैसा, उसमें पूरी जो एक लंबी कड़ी दिख रही है, उस कड़ी में कुछ मैं पेन से रंग करके दिखाई हूँ और कुछ खाली है बिना रंगा हुआ और कुछ में हल्का-हल्का लकीर खींचा हुआ है ना? यानी कि ये 3 खंडों में बटा हुआ ये लकीर दिख रहा है। तो 3 खंड में ये प्रोटीन है। ठीक है? ये प्रोटीन है जो कि पिग से निकाला गया प्रोटीन है, जो प्रो इंसुलिन कहलाता है। ठीक है? सुअर से निकाला गया ये इंसुलिन है, जो इंसुलिन प्रोटीन है और वो प्रोटीन प्रो इंसुलिन कहला रहा है वहाँ, और ये 3 खंडों में बटा हुआ है और ये 3 खंड वाले जो भाग हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए हैं। देखिए SS लिखा हुआ है बीच में, यानी सल्फाइड बॉन्ड है वो। ठीक है, तो वो डाइसल्फाइड 2 सल्फाइड बॉन्ड से वो बंधा रहता है। वो है प्रो इंसुलिन पिग से निकाला हुआ। तो उसमें करते क्या है, इसमें जो बीटा पेप्टाइड्स होता है ना वो, उसको हम लोग उधर से और जो रंगी हुई कड़ी है और जो लकीर खींची हुई कड़ी है उन दोनों को खाली जोड़ना है और बीच में जो लगी हुई प्रो इंसुलिन वाली कड़ी है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, उसको रिमूव कर देना है, उसको फ्री कर देना है। तो रंगी हुई और लकीर खींची हुई जो सेगमेंट है उन दोनों को जोड़ करके इकट्ठा करना है, जिससे कि मानव की इंसुलिन बन जाएगी। ठीक है, वो ऐसा होता है 2 कड़िया से जुड़ा हुआ मानव की इंसुलिन होती है। और जो बीच वाला खंड है उसको निकाल देंगे, वो फ्री हो गया, ये बेकार हो गया। ठीक है, वो पेप्टाइड C माना जाता है उसको। तो अब जो ये भाग है वो बिना रंगा हुआ वाला भाग, वो निकाल देने के बाद ये मानव का इंसुलिन बन जाएगा। तो पार्टिकुलरली ये जो है मुख्य तौर पे इंसुलिन बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो सुअर से निकाला गया इंसुलिन है वो इंसुलिन मानव के जैसा है, लेकिन मानव के जैसा एकदम मानव वाला ही बनाना है, तो हमें ये जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसुलिन का निर्माण इस तरह से किया जाता है। ओके, अब उत्तर कैसे लिखना है वो देखिए। तो उत्तर में ये भी आपको जानना होगा कि असल में हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, इंसुलिन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में और पूरी दुनिया में हर घर में अब डायबिटिक पेशेंट यानी शुगर के पेशेंट मिल रहे हैं। ठीक है, शुगर पेशेंट यानी जिसको चीनी रोग होता है, तो वो चीनी रोग को ठीक करने के लिए हम लोग बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन दोगे उस रोगी को, तभी जा करके वो उसका जो शुगर की मात्रा है यानी जो चीनी का मात्रा है वो शरीर से कम होता है। नहीं तो जितने सॉफ्ट ऑर्गन है, कोमल अंग होते हैं, वो कोमल अंग डैमेज होने लगते हैं, खराब होने लगता है और जीवन जो है खत्म हो जाता है, मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये इंसुलिन कृत्रिम इंसुलिन बनाना पड़ता है ताकि वो इंसुलिन एक दवाई के तौर पे इस प्रकार के रोगियों के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। ओके, तो लिखना कैसे है वो देखिए। यहाँ पर है आपका सामने उत्तर
इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। अभी मैं तुरंत बताई, डायबिटीज पेशेंट यानी शुगर पेशेंट जो है होता है, मधुमेह बोलते हैं उसको हिंदी में, मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में इंसुलिन के जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया जाता है। इस संश्लेषित जीन को इकोलाई जीवाणु की प्लाज्मिड में जोड़कर मनुष्य इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रो इंसुलिन है कहाँ से मिला? ये प्रो इंसुलिन आया कहाँ से? सुअर से, और उसमें हम इकोलाई जीवाणु के इंसुलिन को जोड़ करके इसका निर्मित करते हैं। ठीक है, अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 1970 में जीव वैज्ञानिकों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक का प्रयोग कर इंसुलिन का उत्पाद प्रारंभ किया। यानी 1970 में ये बनना शुरू हो गया था, ये देख लीजिए, प्रारंभ किया। उन्होंने उस डीएनए खंड यानी जीन को अलग किया जो इंसुलिन को कोड करता था। ठीक है, यानी इंसुलिन जिस जीन से बनता था उसको उसने अलग किया। इस जीन को इकोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया जाता है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये चीजें उस वक्त हो गई। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है। मानव में 2 श्रृंखलाएं होती है ना, ए और बी, 2 प्रकार की। तो वो ए और बी उसको कोड कर दिया गया, अनुरूप होती है, जिन्हें इकोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। वैज्ञानिकों ने ए और बी श्रृंखलाओं को निकालकर उसके साथ डाइसल्फाइड बंधन बनाकर उन्हें आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखना है कि कैसे इनका निर्माण किया गया। ओके, तो आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। ओके, चलिए फटाफट आगे देखा जाए। सवाल नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है? 17 में पूछा जा रहा है एक चित्र के माध्यम से फास्फोरस चक्र के बारे में बताएं। तो फास्फोरस चक्र तो बहुत ही आसान टॉपिक है आपके लिए, और क्लास के दौरान भी मैं आपको बताई थी कि ये आपके लिए जो है बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आपके सामने ये पूछा गया है, तो क्या है इसका उत्तर, कैसे इसको करना है वो समझिए। पहली चीज तो फास्फोरस जो चक्र है ये एक बायोजियोकेमिकल चक्र है, यानी कि ये एक पोषक चक्र है, एक जीव रासायनिक चक्र है। इस चक्र में करते क्या है कि फास्फोरस जो है वो हमारे पृथ्वी में, हमारे मिट्टी में कैसे आता है, फिर वो पादप में, जंतुओं में कैसे जाता है, फिर वापस पादप जंतुओं में उपयोग होने के बाद फिर वापस हमारे प्रकृति में, मिट्टी में कैसे आ जाता है, यही चक्र आपको समझना है। ठीक है, तो ये पोषक चक्र है, क्योंकि फास्फोरस एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पादप के लिए। तो ये जब पादप इसका उपयोग कर लेता है मिट्टी से, तो फिर मिट्टी में कैसे आ जाता है, यही चक्र आपको समझना है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझना है आपको। कैसे समझना है, पहले देखिए लिखा क्या है इसके बारे में, उसके बाद तो नीचे उत्तर में लिखा हुआ है, प्रकृति में फास्फोरस चट्टानी लवण के रूप में पाया जाता है। वाकई जो फास्फोरस होते हैं चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये फास्फोरस डायरेक्ट मिट्टी जमीन में नहीं होती, ये चट्टानों में होता है। और उस चट्टानों में जब बाहरी मौसम, वातावरण का बदलाव होता है, तापमान बढ़ना घटना, पीएच बढ़ना घटना, बारिश तेज होना, इसकी वजह से वो चट्टान के ऊपरी सतह के जितने कण होते हैं उसमें दरार पड़ती है और वो टूट करके मिट्टी में आकर के फिर मिल जाता है। तो जो चट्टानों में ये संरक्षित फास्फोरस है, वो संरक्षित फास्फोरस चट्टान से निकल करके वो मिट्टी में आ जाता है। और मिट्टी के, सिर्फ मिट्टी में ही नहीं आता, वो मिट्टी के साथ साथ पानियों में भी, जितने जलाशय होते हैं जलाशयों में भी पहुंचता है। क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों पे जब बारिश होती है तो बारिश जब बह करके निकलती है तो सिर्फ मिट्टी पे ही थोड़ी जाती है, वो पानी जो जलाशय होता है, नदी है, तालाब है, उस तक भी पहुंचती है। तो ये पानी में भी पहुंच जाता है फास्फोरस, और जो है वो मिट्टी में भी आ जाता है। तो मिट्टी से पादप सिर्फ फास्फोरस को ले पाता है, लेकिन पानी में जाने से क्या होता है कि पादप पानी से भी फास्फोरस, पादप जो है पानी से फास्फोरस ले लेता है, और पानी से जंतु भी फास्फोरस ले लेता है। अब जंतु फास्फोरस कैसे लेगा? जंतु पानी से फास्फोरस लेता है पीने के दौरान। जब जलाशयों में ये फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है तो जो जीव जंतु उस पानी को पीते हैं, उस पानी के पीने
पीने से उसमें जो उपस्थित फास्फोरस है वो जंतु में प्रवेश हो जाता है, ठीक है। और जब पादप में ये फास्फोरस जाता है तो पादप उस फास्फोरस को उपयोग अपने विकास के लिए और अपने उपयोग के लिए करता है, और फिर जब कोई जीव जंतु उस पादप को खाता है तो जंतु में फिर पादप के माध्यम से भी पहुंचता है फास्फोरस, ठीक है। और फिर जो पादप में और जंतु में फास्फोरस गया, जब उस जीव जंतु की मौत होगी या फिर उसके कोई भाग गिरेंगे, जैसे पादप में से डालियां टूट के आ गई, उसकी पत्तियां झड़ी जमीन पर, तो वो जमीन पर जब वो सड़ेगा तो वापस फिर मिट्टी में फास्फोरस आ गया। जंतु का जो मल मूत्र हुआ और जंतु का जो मृत शरीर हुआ, जब वो जमीन में आकर के डिकम्पोज होगा, अवघटित होगा, तब फिर वापस फिर फास्फोरस जमीन में आ जाएगा, फिर पादप उसको लेगी। इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है, यही हो गया चक्र, ठीक है। कुछ एक्सेस यानी बहुतायत मात्रा में जब फास्फोरस मिट्टी में आ जाता है तो वो धीरे धीरे और संरक्षित होकर वापस फिर वो पत्थर और चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। चट्टान से शुरुआत हुई और फिर से वापस चट्टान ही बन गया, ठीक है। और फिर वो चट्टान में परिवर्तन होगी और चट्टान टूट करके और फास्फोरस फिर हमारे वातावरण में आ जाएगा मिट्टी में, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को बोलते हैं फास्फोरस चक्र, और यही है एक पोषक चक्र, ठीक है। इसी चीज को आपको लिखना है, तो देखिए लिखना कैसे है। प्रकृति में फास्फोरस चट्टानी लवण के रूप में पाया जाता है। चट्टानों से फास्फोरस पानी तथा मिट्टी में फॉस्फेट आयन के रूप में पहुंचता है एवं यह यौगिक पानी के द्वारा पादप के जड़ों में और जंतुओं में पहुंचता है, मिट्टी के द्वारा पादप में केवल पहुंचता है, ठीक है। अभी मैं बताइए आपको, जंतु में तो पानी के माध्यम से पहुंच ही जाएगा और पानी के माध्यम से पादप में भी पहुंच जाएगा, लेकिन मिट्टी के माध्यम से सिर्फ पादप में ही पहुंचता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है पादप जंतुओं की मृत्यु के बाद, पादप और जंतुओं की मृत्यु के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जाता है, जिसकी मदद से कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में भूमि में मिल जाते हैं। भूमि के क्षरण से बहुत मात्रा में फास्फोरस नदियों झरनों से होता हुआ समुद्र में जा गिरता है ना। कि जब मिट्टी का क्षरण यानी सॉइल इरोजन, जब बहुत तेज वर्षा होगी तो मिट्टी बह करके नदी में चला गया, तालाब में चला गया और भी समुद्र में चला गया, इस तरीके से वो पहुंच जाता है समुद्र में। अब वो वहां चला गया जहां से इसका एक भाग समुद्र की तलहटी में जमा हो जाता है तथा कुछ फास्फोरस का उपयोग समुद्री जीवों द्वारा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जंतु में भी जा रहा है, पादप में भी जा रहा है, और फिर जब उसकी मृत्यु होगी फिर आ जाएगा मिट्टी में। यही चक्र चलता रहेगा, इसी को फास्फोरस चक्र बोलेंगे। इसके लिए बहुत सीधा सा एक डायग्राम, एक चित्र बनाया गया है, जो कि आपको मैं क्लास में भी बताई थी। चट्टान में उपस्थित है फास्फोरस। अब वो चट्टान में जब मौसमी बदलाव हुआ तो मौसमी बदलाव में क्या हुआ, ये चट्टान का फास्फोरस पानी में और मिट्टी में दोनों जगह आ गया। पानी से पादप प्लस जंतु दोनों में पहुंच गया फास्फोरस, और मिट्टी से सिर्फ पादप में पहुंचा, ठीक है। फिर अगला क्या हुआ, पादप जंतु की जब मृत्यु होगी या उसका मलमूत्र निकलेगा या और भी कुछ होगा तो उसकी सड़ी गली चीजें जब मिट्टी में आएगी तो उसका अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद वापस फिर ये पादप उसको ले लेगा और फिर पादप में से ये फिर यहाँ मिट्टी में आएगा, और इस तरीके से ये चक्र चलता रहेगा। कुछ बहुत तायत मात्रा में बन जाती है फास्फोरस, तो वो फास्फोरस फिर वापस चट्टान में आकर के यहाँ पर स्टोर हो गया, ठीक है। यही हो गए फास्फोरस चक्र, ओके। चलिए अब अगला सवाल देखिए, ओके। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। 18 में पूछा जा रहा है उन तकनीकों के बारे में संक्षेप में वर्णन करें जिनके द्वारा जीव पर्यावरणीय बदलावों का सामना कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सीधी सी चीज है कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि बाहरी वातावरण में हमेशा बदलाव होता रहता है, ठीक है। जैसे कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फिर घट जाना, या फिर बारिश का मौसम हो जाना, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये मौसमी बदलावों में कुछ जीव तो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन कुछ जीव हैं जो उसको परिवर्तित नहीं, अपने आप को नहीं ढाल पाते, अपने आप को उस माहौल में नहीं बदल सकते, तो वो अपने आप को छिपा लेते हैं, ठीक है। जिसमें कि बाहरी तापमान के हिसाब से अपने आप को बदलने की क्षमता जिसमें नहीं होती, वो अपने आप को छिपा लेते हैं और जिस टिक जाते हैं, रह जाते हैं। तो इसमें यही आपको बताना है कि ये जो जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, वो जीव जंतु इस बाहरी
वातावरण में परिवर्तन में अपने आप को कैसे फिक्स कर लेते हैं, कैसे वो अपने बदलावों के हिसाब से वहाँ पर जीते हैं। तो उन तरीकों के बारे में ही आपको यहाँ वर्णन करना है, ठीक है? तो एक कन्फॉर्मर होता है और एक रेगुलेटर होता है, जो कि मैं क्लास में आपको बताई थी। कन्फॉर्मर्स मतलब वो जीव, और रेगुलेटर, ठीक है? रेगुलेटर और कन्फॉर्मर 2 प्रकार का है, ठीक है? तो वही जीव के बारे में आपको बताना है, और जो नहीं टिक पाता बाहरी वातावरण के हिसाब से, वो अपना शारीरिक तापमान को भी बढ़ा लेता है। बाहरी तापमान बढ़ा तो शारीरिक तापमान भी बढ़ गया, बाहरी तापमान, पर्यावरण का तापमान घटा तो इसका भी तापमान घट गया, शारीरिक तापमान भी। तो उस तरह के जीव जंतुओं को बाहरी वातावरण को झेलने में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जो जीव जंतु इस तरह से अपने शारीरिक तापमान को नहीं बदल पाते, वो अपने अलग ढंग से फिर उस जीते हैं, उसका अलग तरीके से उसके जीने का तरीका होता है, ठीक है? तो चलिए देखिए उत्तर क्या लिखना है। ये समझ तो गए कि इसमें लिखना क्या है, वो तो आपको आ गया। अब लिखेंगे क्या वो भी देखिए, ठीक है? चलिए दिखाती हूँ। देखिए इसमें क्या लिखना है आपको। उत्तर होगा इसका, किसी भी वातावरण में जीवित रहने और आगे प्रसार करने के लिए जीव 4 संभावित तरीकों में से एक दिखाते हैं, ठीक है? 4 संभावित तरीके हैं, कौन कौन से? विनियमित, अनुरूप, माइग्रेट और निलंबित, ठीक है? ये मुख्य 4 तरह के प्रक्रियाएं हुए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से इस पर्यावरण में अपना जीव जो है जीता है, ठीक है? तो विनियमित क्या होता है वो समझ लीजिए। विनियमित मतलब हो गया कि इस पद्धति में जीव शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों द्वारा सम स्थिति बनाए रखते हैं। होमोस्टैटिक विनिमय के कारण ये थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इसमें जो शारीरिक तापमान है वो अपना वो बदल सकते हैं, ठीक है? बाहरी तापमान बढ़ा तो इसका भी तापमान बढ़ गया, बाहरी तापमान घटा तो इसका भी तापमान घट गया। इसी की बात यहाँ हो रही है जो मैं अभी आपको बताई। सभी पक्षी और स्तनधारी बाहरी तापमान पर ध्यान दिए बिना निरंतर शरीर का तापमान और असमाटिक सांद्रता दिखाते हैं, ठीक है? वाकई ऐसा ही होता है, पक्षी हुए, स्तनधारी जीव हुए, वो अपने बाहरी तापमान के हिसाब से जीते हैं, ओके? तो ये हो गया विनियमित। और दूसरा है अनुरूप। अनुरूप का तरीका क्या है वो देखिए, अनुरूप तरीके में कैसे पर्यावरण में जीता है। अधिकांश जानवर और पौधे एक निरंतर आंतरिक वातावरण बनाए रखने में असमर्थ होते हैं, ठीक है? वाकई होते हैं। उनके शरीर के पैरामीटर, पैरामीटर कहने का मतलब शारीरिक उसका जो एक खास लेवल होता है, स्तर होता है, ठीक है? सबका अपना अपना पैरामीटर होता है, यानी एक खास स्तर होता है हर चीज का। तो वो पैरामीटर बाहरी वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे पोइकिलोथर्मिक जानवर शरीर के तापमान को बनाए नहीं रख सकते हैं, लेकिन वे सरल अनुरूप हैं। कुछ जलीय जंतुओं में आसपास के असमैटिक सांद्रता के अनुसार शरीर के तरल पदार्थों की असमैटिक सांद्रता बदल जाती है। कुछ अनुरूपकर्ता सीमित सीमा में मापदंडों की विनियमित कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा है प्रवास। प्रवास क्या हो गया वो समझिए। जब जीव आसपास के तापमान का सामना करने में असमर्थ होते हैं तो वे अस्थायी रूप से ऐसे तनावपूर्ण आवास से अधिक अनुकूल आवास में चले जाते हैं, ठीक है? जैसे पक्षी वक्षी चला जाता है ना, उस तरह से वो प्रवास हो गया, तो वो चले जाते हैं। तनावपूर्ण अवधि समाप्त होने के बाद वे वापस लौट आते हैं। कड़ाके की सर्दी के दौरान पक्षी लंबी दूरी प्रवास दिखाते हैं, तो ये प्रवास भी कर लेता है। चौथा है निलंबित। निलंबित क्या हो गया? विशेष अवधि के लिए जीवन की गतिविधियों को निलंबित करना तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के तरीकों में से एक है। प्रतिकूल अवधि में पौधों के बीज सुप्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है? वो चुप एकदम बीज के अंदर जो बेबी प्लांट है, यानी जो सूक्ष्म पादप है, वो सुप्त अवस्था में उपस्थित रहता है वहां पर। तो वो सुप्त अवस्था में बीज रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां फिर से शुरू होने पर वे बढ़ने लगते हैं। इस अवस्था को सुप्तावस्था कहा जाता है, ठीक है? जैसे भी मैं डायपॉज बताई थी ना, जो कीट मकोड़ा करता है कि अपने आप को वो छिपा लेता है कुछ टाइम के लिए कुकुन के अंदर, तो वही बात हो गई यहाँ पर। तो बीज में भी होता है, कुछ कीट मकोड़ों में भी ऐसा होता है। तो जब उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, यानी एक उसके हिसाब से वातावरण मिलेगा, तो फिर वो वहाँ सक्रिय हो जाएगा और फिर बाहर वो निकल आएगा। तो उसी की बात हो रही है, जिसके दौरान
चयापचय मतलब उपापचयी क्रियाएं रुक जाती है। कुछ जानवरों में देखा जाने वाला हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्रमशः भीषण सर्दी या गर्मी से बचने के लिए भी होता है। ठीक है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता, यानी कि ठंडे दिनों में, ठंडे मौसम में जब कोई अपने जीवन को कोई जीव छिपा ले तो उसको शीत निष्क्रियता कहते हैं, वो यानी इंग्लिश में हाइबरनेशन। और एस्टिवेशन यानी ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी जब बढ़ती है तो उस वक्त अगर कोई जीव अपने आप को छिपा ले गर्मी में तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। ठीक है, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, तो ये हो गया निलंबित। तो इस तरह के प्रकार करके जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो अपना जीवन इस वातावरण के हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। अब इस सेट का ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 19 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है ओजोन अवक्षय यानी ओजोन डिप्लीशन क्या है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास में समझाई थी तो इसको समझने में भी अब आसानी होगी क्योंकि क्लास में आपका समझा हुआ है। इसको लिखना कैसे वो भी यहाँ पर आपको समझ आएगा। तो ओजोन अवक्षय यानी ओजोन डिप्लीशन क्या है, यह कैसे होते हैं तथा इसके हानिकारक प्रभाव को भी बताना है। ये ओजोन डिप्लीशन क्या है, ये डिप्लीट होता कैसे है और इसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा यहाँ जीव जंतुओं पे, वो भी। तो क्या है यह देखिए। ओजोन अवक्षय, ओजोन डिप्लीशन, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, आपको मैं बताई थी क्लास में क्या हो गया। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके भी बता दूं आपको, हल्का सा थोड़ा यहाँ पर स्पेस मिल जाए, जगह एक खाली। चलो इधर ऊपर बना करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। ये देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी सतह पे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारा एक वातावरण होता है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पृथ्वी के सतह पर रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी इस पर हैं, तो ये सब पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं। इसके जो जीव जंतु हैं, इस पृथ्वी के वातावरण के ऊपर एक ब्लैंकेट यानी एक चादर की तरह एक वातावरण परत होता है। ठीक है, तो ये वातावरण परत 6 परत होते हैं असल में। ठीक है, तो 6 परत में हमें यहाँ पर सिर्फ ये जो है इसके ऊपर, रुको आप, ये चलिए 1 2 3, ये बाहर का एरिया है ना इसलिए इस पर ड्रॉ नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, हो जाएगा, कटा कटा सा ड्रॉ होता है। चलो ठीक है, अभी हमें जितनी की जरूरत है उतना ही। तो क्या कर रहे हैं ना, पृथ्वी के ऊपर जो ब्लैंकेट होती है, एक चादर लगी होती है ऊपर, वो वातावरण की चादर। तो वातावरण की चादर 6 चादर होती है। ठीक है, 5 और 1 6। तो ये जो 6 चादर होती है, उस 6 चादर में सबसे पहली वाली जो चादर होती है, सबसे पहली वाली परत, उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और दूसरी वाली जो चादर होती है ना, उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर को ही हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारे पृथ्वी के सतह से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर होता है, और जो दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर वो होती है 32 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, और यही ट्रोपोस्फेयर सतह है जहाँ पे बादल का निर्माण होता है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल की परत है जहाँ पर प्लेन उड़ता है। ठीक है, जेट प्लेन, तो वो सारी जेट प्लेन वगैरह इस लेवल पर उड़ती है, और यही इसी समताप मंडल में ही इसी से सटी ओजोन की परत बनी होती है। ठीक है, तो ये जो ओजोन की परत यहाँ पर होती है ना, ये ओजोन की परत बहुत अच्छी एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है, जो कि सनरेज से, सूरज से आने वाला जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुँचता है, उस प्रकाश में कई हार्मफुल, हानिकारक कण भी, हानिकारक किरण भी होते हैं जो पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव के लिए हानिकारक है। जैसे पराबैंगनी किरण हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये सब हानिकारक होते हैं। तो जब वो ओजोन से टकराता है तो वो ओजोन परत में टकराने के बाद जितने पराबैंगनी किरण होते हैं वापस लौट जाते हैं। लेकिन इसमें अगर डिप्लीशन हो जाए यानी कमी आ जाए, अवक्षय हो जाए, तो इसमें छेद बनना शुरू हो जाता है, और इस परत में अगर छेद बन गई तो वहां से जो पराबैंगनी किरण आ रहा है वो पराबैंगनी किरण सतह तक आ जाएगा, और उस पराबैंगनी के कारण हानिकारक कुछ प्रभाव होते हैं। तो वही सब क्या प्रभाव होगा और कैसे होगा यही आपको जानना है। ठीक है, तो आधार आपको समझ
समझ आ गया। आधार के बाद अब आपको इसमें जानना है कि ये होता कैसे है। तो इसमें उत्तर देखिए क्या लिखेंगे आप। ये रहा, ओजोन अवक्षय यानी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% कमी आ रही है। ठीक है, ओजोन में 4% हर दशक में कमी आ रही है, घटता जा रहा है। ओजोन की जितनी मात्रा वहां स्ट्रेटोस्फेयर में लगी है उसमें कमी आ रही है। ओजोन में लगातार कमी को ओजोन अवक्षय कहते हैं। ठीक है, वो जो कमी आती जा रही है, पतली होते जा रही है, पतली होती जा रही है, वही हो गया ओजोन अवक्षय। अब बात आती है कि ये होता कैसे है। असल में जो हरित गृह होता है ना, ग्रीन हाउस, उस ग्रीन हाउस से CFC नामक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलता है। अब उस गैस के निकलने से यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं होती है वातावरण में, और उस अभिक्रिया से उसमें ओजोन जो है वो टूट के O2 ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ओजोन की परत वहां खत्म ही हो जाती है। तो इसलिए इसमें कमी धीरे धीरे आते 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 पतली होते जा रही है, पतली होते 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 वो बिल्कुल छिद्र बनती जा रही है। तो ये हरित गृह से निकलने वाले CFC के कारण ऐसा हो रहा है। और CFC और भी दूसरे जगहों से भी निर्मित होता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये हरित गृह से निकलता है। तो ये कारण है उसमें छेद होने का यानी अवक्षय होने का। तो देखिए लिखेंगे कैसे। हरित गृह से निकलने वाले ऊष्मीय विकिरणों यानी हीट रेडिएशन की मात्रा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करती है। ठीक है, ये CFC की मात्रा में वहां पर वृद्धि करती है। यह CFC प्रकाश अवघटनी विघटन यानी फोटोलिटिक डिसोसिएशन के कारण क्लोरीन गैस मुक्त करती है। ठीक है, जब यहाँ पर धूप प्रकाश पड़ता है तो वो CFC जो है वो क्लोरीन निकाल देती है उससे, जो कि ओजोन के साथ क्रिया करके आणविक ऑक्सीजन एवं क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, ये चीज जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी को एक इक्वेशन यानी एक नियम में एक फॉर्मूला जो है ना उसका एक लिख दोगे तो उससे समझने में सुविधा हो जाएगी। जो यहाँ लिख रहे हो तो वो निकल गया क्लोरीन। अब वो क्लोरीन जो है आणविक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या बना दिया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड वो निर्माण कर दिया। अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पर है वो वातावरण में उपस्थित आणविक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन अणुओं का निर्माण करके पुनः क्लोरीन गैस मुक्त करती है। ठीक है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर वो ऑक्सीजन निकाल के फिर से क्लोरीन निकाल दी। अब ये ऐसा करने से क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर आपको रिएक्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या है ना, CFCl2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन था जिसमें पराबैंगनी किरण लगने से क्लोरीन निकला, और CFCl जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस के रूप में उपस्थित रहा। ये ऊपर वाला नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, पर ये लिख लीजिए। अब क्या हुआ, यहाँ से जो क्लोरीन निकला वो क्लोरीन ऑक्सीजन, ये जो O3 है, O3 यानी ओजोन, ये जो ओजोन था उस ओजोन के साथ अभिक्रिया किया। जो यहाँ पर क्लोरीन निकला वो क्लोरीन ओजोन से अभिक्रिया किया, जिससे कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड निकल गया। क्लोरीन मोनोऑक्साइड निकला और साथ ही ऑक्सीजन निकला। अब ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो एक नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उससे अणु से वो अभिक्रिया किया, जिससे क्लोरीन और फिर ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। ठीक है, यही अभिक्रिया को वहां शब्द में लिखा हुआ है। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि यहाँ जो O3 था यानी O3 यानी ओजोन, वो ओजोन गैस अब ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो गया, जो कि अब ओजोन परत रहा ही नहीं। ठीक है, वो छेद हो गया अब। ओके, तो ऐसा होने से क्या होगा, पराबैंगनी किरण हमारे सतह तक आएगा। ठीक है, तो उसका क्या हानिकारक प्रभाव है देखिए। तो पराबैंगनी विकिरणों का स्तर पृथ्वी सतह पर बढ़ जाता है, जिससे मानव में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा क्षमता में कमी, ये सब होना शुरू हो जाता है इत्यादि। पादपों में क्या होगा, पादपों में नेक्रोसिस होता है। ये सब नेक्रोसिस होना इसी की वजह से है। नेक्रोसिस यानी पत्तियां जो होती है वो सिकुड़ के एकदम बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उसमें प्लास्टिड की कमी हो जाती है, तो ये सब नेक्रोसिस हो गया।
ठीक है। तो पादपों में नेक्रोसिस होने लगता है। पादपों एवं जंतुओं में उपापचयी प्रक्रियाएं असंतुलित होना, ये सब भी होता है। ये सब हानिकारक प्रभाव हो गया। तो आपका जो सवाल था उस हिसाब से आपको जवाब मिल गया, और ये सारे जवाब आपके लिए बिल्कुल सटीक जवाब हैं, और इसको आप अच्छे तरीके से कॉपी में लिख के और याद कर लीजिए। ये सारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितने 5 सेट हैं, ये पाँचों सेट में कराऊंगी, और पाँचों सेट से आपका लगभग 80% जो है आपका जवाब आएगा। ये सब का सब सवाल आपका लगभग 80% सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है। तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको सारा सेट अपलोड करके दूंगी, और सारे बिल्कुल साधारण सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और मैं इसको समझाऊंगी भी। तो बेल प्रेस कर लोगे, ऑल पे क्लिक कर लोगे, तो आपको जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, आज आपका मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। अब अगला सेट जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। आज के लिए बाय बाय।